वेलकम टू आवर सेशंस। लास्ट क्लास में हमने मर्न स्टैक के ऊपर कुछ एप्लीकेशंस डेवलप करी थी। हमने नोड जेएस और रिएक्ट जेएस को यूज करते हुए वेब के ऊपर हमने कुछ एप्लीकेशंस, सैंपल एप्लीकेशन जिसके अंदर हमने कुछ कॉम्प्लेक्स एंड पॉइंट्स बनाने के बाद और अपनी एप्लीकेशंस को यूज करने के देखा था कि कैसे आप अपने फ्रंट एंड को बैक एंड से कम्युनिकेट करवाते हैं, फिर बैक एंड से अपने डेटाबेस के ऑपरेशंस परफॉर्म करवाते हैं। बट फ्रंट एंड अभी हम जो थे वो स्पेसिफिक थे वेब के ऊपर, और आज हम देखना शुरू करें, आज से हम शुरू करेंगे कि बजाय इसके कि हम वेब के ऊपर काम करें, हम हाउ हाउ वी कैन यूज द सेम टेक्नोलॉजी सेट ऑन द मोबाइल एप्लीकेशंस। हम मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर वही सेम टेक्नोलॉजी सेट कैसे यूज करके अपना काम करवा सकते हैं। सेम इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तकरीबन क्लोज टू सेम मेथोडोलॉजीज होंगी। फ्रंट एंड तकरीबन उसी तरह चलेगा, कोड आप तकरीबन उसी तरह कर रहे होंगे जिस तरह आप वेब के ऊपर रहते हुए कर रहे होते हैं। थोड़ी सी डिफरेंसेस आएंगे, जाहिर सी बात है, बट उन थोड़े से डिफरेंसेस को यहाँ पे सीखने के लिए हम बैठे हुए हैं। ठीक है, अच्छा। रिएक्ट नेटिव कैसे चलता है, रिएक्ट नेटिव कैसे काम करता है, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले हमें ये चीज़ पता होना ज़रूरी है कि रिएक्ट नेटिव का सेटअप कैसे किया जाता है मशीन के ऊपर। सेटअप मतलब क्या हुआ कि आपको कौन-कौन चीज़ें डाउनलोड करनी है, कौन-कौन चीज़ें इंस्टॉल करनी है और कैसे आप अपना काम करना शुरू कर सकेंगे। इसके लिए मैं आया जनाब reactnative.com के ऊपर, reactnative.dev के ऊपर। reactnative.dev के अंदर यहाँ पर आपके पास है जनाब डॉक्यूमेंट्स, और डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपके पास है जनाब एनवायरनमेंट सेटअप। एनवायरनमेंट सेटअप आपको क्या बताता है जनाब? एनवायरनमेंट सेटअप आपके पास दो तरीके बताता है। एक तरीका आपके पास है एक्सपोज CLI क्विक स्टार्ट। ये तरीका हम यहाँ पे फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि मुझे आपको डेमो भी करवाना है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अपने पास भी, अच्छा ये बहुत सिंपल सा तरीका बताते हैं ये। आप पहले अटेम्प्ट में आपने ये वाला तरीका स्टार्ट करने की कोशिश करनी है, बट मेरे पास एक दो दफ़ा प्रॉब्लम, मैंने अटेम्प्ट करे था, वो मेरे पास प्रॉब्लम आई थी, तो मैं, और इसमें होता ही है, आप फिजिकल डिवाइस के ऊपर अपनी अपनी एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं। अपने कोड के अंदर अपने वर्चुअल मशीन बना के एप्लीकेशन को टेस्ट नहीं कर रहे होते। बट क्योंकि मैं अपने पास हम रिमोटली कनेक्टेड हैं, मैं अपनी फिजिकल डिवाइस से आपको दिखा नहीं पाऊंगा टेस्ट करते हुए, तो मैं आपको एक वर्चुअल मशीन बना के और वो सारा सेटअप करेंगे। उसके लिए हम रिएक्ट नेटिव क्विक स्टार्ट या रिएक्ट नेटिव CLI क्विक स्टार्ट का वाला मेथोडोलॉजी, ये पैटर्न फॉलो कर रहे होंगे। आप क्या करते हैं जनाब, आप अपने पास आएंगे, अपने पास अवेलेबल, पहले तो मैंने सेलेक्ट कर लिया कि जनाब मैं विंडोज मशीन पर हूँ, मेरे पास एंड्रॉइड के लिए मुझे सेटअप स्टार्ट करना है। तो ये आपको रिकमेंड करता है कि आप क्या कर लीजिए ना, चॉकलेटी के नाम का एक 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 पैकेज मैनेजर इंस्टॉल कर लीजिए। पैकेज मैनेजर क्या काम करता है, अगर आपको याद हो तो हमने जब शुरू में क्लासेस में लिनक्स हमने जब पढ़ रहे थे, लिनक्स एडमिशन देख रहे थे, तो हमने देखा था कि एक एपीटी गेट करके नाम के पास आपके पास कमांड होती है। आप कहते हैं एपीटी गेट और फिर अपने पास कोई भी मॉड्यूल का नाम, तो वो आपके पास वो मॉड्यूल इंस्टॉल करवा देता है। तो इसी तरह नोड जिसमें आपके पास npm के नाम का पैकेज मैनेजर था, कि आप कहते थे npm इंस्टॉल और स्पेस के बाद अपने मॉड्यूल का नाम, तो वो आपके पास मॉड्यूल इंस्टॉल करा देता था। इसी तरह चॉकलेटी क्या काम करेगा जनाब? चॉकलेटी आप इस तरह लिखेंगे चोको इंस्टॉल -y node.js नॉट इंस्टॉल और ओपनजेडीके 8। तो ये आपके पास node.js और ओपनजेडीके 8 का अपडेटेड वर्जन आपके पास, ये जेडीके क्या है, जावा डेवलपमेंट किट है आपके पास। जावा डेवलपमेंट किट आपके पास बजाय इसके कि आप चॉकलेटी से डाउनलोड करें, दूसरे तरीके भी जैसे यहाँ बता रहे हैं, बट वो फिर आप तरीका देखेंगे, उसको समझेंगे, सीखेंगे, उससे बेहतर तरीका है कि आप अपने पास एक दफ़ा ये चोको इंस्टॉल कर लें, और फिर ये बाद में आपके पास बहुत सारी चीज़ों में काम आएगी चीज़। ठीक है जी। चॉकलेटी इंस्टॉल करने के लिए मैं आया जनाब चॉकोलेटी जी, chocolatey.org के ऊपर। यहाँ पर मेरे पास है जनाब गेट स्टार्टेड का सेक्शन, और गेट स्टार्टेड के अंदर आएँगे तो ये तरीके बता रहा है कि आपने क्या करना है जनाब। तरीके आपको बता रहा है, आपने अपने पास ये एनवायरनमेंट सेटअप चाहिए आपको। आपके पास ऑलरेडी विंडोज़ 7 प्लस होगा, 8 होगी, 10 होगी। .NET Framework 4 plus installation will be attempt .NET 4 if you have not installed, if you do not have installed सर it. मेरे पास 7 है विंडोज। विंडोज 7 पे सपोर्ट शायद ना हो पाए, 7 प्लस लिखा हुआ है इन्होंने। अच्छा, 1 मिनट रुकते हैं फिर। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल नोड.जेएस तो आप सबके पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होगा, सबके पास ऑलरेडी, ठीक है, क्योंकि इस मशीन के ऊपर हमने नोड.जेएस के ऊपर डेवलपमेंट करी है। ओपनजेडीके 8 अगर आपने इंस्टॉल करनी है, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर आएंगे जेडीके 8 जावा डेवलपमेंट किट के ऑफिशियल वेब पे, और यहाँ से जनाब 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 इंस्टॉलिंग इंस्टॉलिंग के अंदर आपके पास हाउ टू डाउनलोड ओपनजेडीके पैकेजेस, ये जो सारी आपको सपोर्ट मिलेगी, ये तो आपको मिलेगी जनाब लिनक्स सिस्टम पे आपने कैसे इंस्टॉल करना है। ठीक है, और अगर मुझे विंडोज़ मशीन पे इसका इंस्टॉलर चाहिए, जेडीके 8 इंस्टॉलर, मैं कहता हूँ जेडी, ये मेरा कीबोर्ड के ऊपर हाथ सेट नहीं है, ये विंडोज़ मशीन है, जेडीके 8
इंस्टॉलर JDK इंस्टॉलर लिनक्स के ऊपर, मैक के ऊपर, सोलरिस के ऊपर, विंडोज़ के ऊपर इंस्टॉल करने के लिए आपके पास तरीका यहाँ पे बता दिया कि आपके पास ये विंडोज़ 64 बिट है तो आप ये करेंगे, 32 बिट है तो आप ये करेंगे, और अपने पास इन दोनों में से आप फॉर एग्जांपल आपके पास मोस्टली 64 बिट होती हैं हमारे पास मशीन, अब तो आप ये एक्सी डाउनलोड कर लीजिएगा और डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो ये डाउनलोडेड अच्छा, अभी मेरे साथ-साथ प्रैक्टिस नहीं करिएगा, अभी सिर्फ समझ लें, ये वीडियो आपके पास आ जाएगी इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद, तो आप इसके बाद रिकॉर्ड करके देख ली रिकॉर्डिंग को देख लीजिएगा और इंस्टॉल कर लीजिएगा। ये इंस्टॉलेशन काफ़ी टाइम लेगी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इंस्टॉल करवाऊँगा मैं अभी आपसे। तो अभी फ़िलहाल अगर आपने स्टार्ट कर दिया तो आपके पास बीच में आप खो जाएँगे, तो अभी फ़िलहाल अभी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अभी सिर्फ देख लीजिए कि आपको क्या करना है। आपने ये डाउनलोड करा सेटअप डाउनलोड करने के बाद सेटअप को एग्ज़ीक्यूट करा, जैसे किसी भी नॉर्मल सेटअप को एग्ज़ीक्यूट करा जाता है। इसमें मसला ये आएगा कि अगर आपने यहाँ से इंस्टॉल करा तो फिर आपको जावा के एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करवाने पड़ते हैं शायद, वो मैं देखता हूँ फिर आपको बताता हूँ। और जिनके पास ऑलरेडी 7 प्लस है वो क्या काम करेंगे जनाब, वो अपने पास ये सबसे आसान तरीका, ज़्यादा आसान तरीका आप आए चॉकलेटी के ऊपर। चॉकलेटी के ऊपर आपने आके कहा गेट स्टार्टेड। गेट स्टार्टेड के अंदर आके आपने क्या कहा जनाब, अपने पास आपने खोला पावरशेल, POWER पावरशेल। पावरशेल को आप खोलेंगे एडमिनिस्ट्रेटर मोड में डायरेक्ट, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। इसने मुझसे कंफर्मेशन ली, मैंने कहा ओके, ठीक है जी। फर्स्ट इंश्योर दैट यू आर यूजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव शेल। यू कैन आल्सो इंस्टॉल नॉन एडमिन शेल यूजिंग द नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टॉलेशन, बट हम अभी क्या कर दिया, हमने कहा इंस्टॉल पावरशेल एक्जी। अगर आपके पास पावरशेल है तो उसको यूज करना है आपने सारा, और आपने क्या करना है, अपनी ये वाली कमांड एग्जीक्यूट करनी है बस पावरशेल के ऊपर आके, ठीक है। ये कमांड क्या काम करेगी जनाब, ये कमांड आपके पास चॉकलेटी को इंस्टॉल करा देगी। तो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं इसको एग्जीक्यूट करके नहीं दिखाऊंगा जस्ट, बट मैंने वही कॉपी करा यहाँ पे आके जी। अब मेरे पास सिस्टम अवेलेबल है, मैंने यहाँ पे आके पेस्ट करा, कंट्रोल वी नहीं हुआ तो कॉपी, क्या कॉपी करके दोबारा से यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। ये मैं एंटर करूंगा तो ये क्या काम करेगा, ये मेरे पास चॉकलेटी इंस्टॉल करवा देगा। जब मेरे पास एक दफा चॉकलेटी इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर मैं ये वाली कमांड एग्जीक्यूट करवा सकता हूँ, चोको इंस्टॉल -y node.js डॉट इंस्टॉल और openjdk8। ये आप पावरशेल से कर लीजिए या नॉर्मल टर्मिनल से कर लीजिए, आपकी मर्जी है, बट उसको भी वही काम के एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड प्रॉम्प्ट में चलाना है, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव मोड में चलाना है। फॉर एग्जांपल आपने कहा cmd, अगर टर्मिनल से आप इंस्टॉल कर रहे हैं, चौको जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ पावर शेल से इंस्टॉल होगा। उसके बाद ये वाला काम जो करना है, चॉकलेटी इंस्टॉल node.js और JDK8, ये अगर आप इंस्टॉल कर रहे हैं तो ये फिर आप टर्मिनल से कर सकते हैं, बट उसके लिए भी टर्मिनल को जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव मोड में होना जरूरी है। CMD राइट क्लिक ओपन एज एडमिनिस्ट्रेटर, ये भी आपसे कंफर्मेशन लेगा, और जब कंफर्मेशन दे देंगे आप तो आपके पास CMD लॉन्च कर दिया इसने। CMD लॉन्च हो गया तो फिर आपने ये वाली कमांड एग्जीक्यूट करी। ये क्या काम करेगा, आपके पास node.js का अपडेटेड वर्जन और OpenJDK8 इंस्टॉल करवा देगा। अच्छा जी, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई सबको। आपने क्या करना है जनाब, किसी भी तरह दो तरीके आपके पास हैं, या तो आप जाके यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, ये लिंक आपको मैं चैट पे अभी मैसेज में ड्रॉप कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास कहाँ गया जनाब, जूम मीटिंग ये रही, और यहाँ पे मैंने कहा चैट कहाँ गया, ये लिंक अवेलेबल है। अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल चॉकलेट इंस्टॉल होने में मसला आता है तो आप यहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हैं OpenJDK8, और नोड.js तो आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल होगा। लेकिन मैं प्रेफर ये करूंगा कि आप ये वाला तरीका अडॉप्ट कर लें, तो आपके लिए काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। वंस आपके पास ये दोनों चीजें इंस्टॉल हो जाती हैं, चॉकलेटी और क्या नोड सॉरी चॉकलेटी इंस्टॉल हो गया, और चॉकलेटी की मदद से node.js और OpenJDK8 इंस्टॉल हो गया आपके पास। तो अब आपके पास क्या है काम जनाब, अब आपको काम ये करना है कि अब आपको ये जो सेटअप था, ये JDK8 क्यों इंस्टॉल करवाया था, ये node.js क्यों इंस्टॉल कराया था। node.js हमने इंस्टॉल करता है क्योंकि हमें React के अंदर हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है, और OpenJDK8 क्यों इंस्टॉल करता है क्योंकि हम जब एंड्रॉइड की डेवलपमेंट करेंगे तो हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। If you are using the latest version of Java Development Kit, you will need to change the Gradle version of your project so you can recognize the JDK। अभी हमारे लिए जरूरी नहीं है, हमने इस तरीके से यूज करा होगा तो हमारे लिए ये कंफ्यूजन नहीं आएगी। एंड्रॉइड डेवलपमेंट सेट एनवायरनमेंट, एंड्रॉइड के एनवायरनमेंट सेटअप करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। सेटिंग अप द डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कैन सम जी रहीम भाई। सर मैं ये चेक करूं करके चॉकलेटी को।
सॉल्व करके देख लें, बट अभी रुक जाए, मेरा ख्याल है अभी ना करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें सॉल्व करवानी, वो लाइन से बैठ के कर लीजिएगा, सुकून से बैठ के ना, ठीक है। अभी थोड़ा सा अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो चीजें कर रहे हैं वो उससे उससे फोकस हट जाएगा आपका। चलिए सर। चलिए, setting up the environment, development environment can be somewhat tedious if you are new to Android development। और हम सब न्यू है एंड्रॉइड डेवलपमेंट के अंदर, तो ये हमें बता रहे हैं ऑलरेडी कि ये थोड़ा सा मुश्किल काम हो सकता है, थोड़ा सा थका देने वाला काम हो सकता है, बट ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद एंड्रॉइड डेवलपमेंट, देयर आर फ्यू थिंग्स यू नीड टू कॉन्फ़िगर। इन अदर केस प्लीज मेक श्योर यू केयरफुली फॉलो द नेक्स्ट फ्यू स्टेप्स। अच्छा, एंड्रॉइड डेवलपमेंट की इन्वायरमेंट सेटअप करने के आपके पास बहुत सारी वीडियोस और बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे, बट ये जो तरीका यहाँ पे बताया जा रहा है ये एक ऑफिशियल तरीका है, इसको फॉलो कर लें तो ज्यादा बेहतर है। वरना इसके अलावा आप अगर फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे जाके आप सर्च करें कि सेटिंग अप एंड्रॉइड डेवलपमेंट ऑन 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 विंडोज मशीन, या गूगल कर लें, तो आपको बहुत सारे आर्टिकल्स और बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिनको आप फॉलो कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। सही है। सब आपसे क्या काम करवाएंगे जनाब, सब आपको कहेंगे कि आप क्या कर लीजिए, पहले एक एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल कर लीजिए अपने पास। एंड्रॉइड स्टूडियो क्या काम करता है, एंड्रॉइड स्टूडियो आपके पास ये काम करता है कि ये वो सॉफ्टवेयर है जहाँ पे जो एंड्रॉइड डेवलपर्स यूज करते हैं एंड्रॉइड का कोड लिखने के लिए, और उस कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए एंड्रॉइड फोन्स के ऊपर या एंड्रॉइड मशीन्स के ऊपर। ठीक है। हमसे क्यों इंस्टॉल करा जा रहा है, हमसे ये इसलिए इंस्टॉल करवाया जा रहा है ताकि हमारे पास 3-4 चीजें मिल जाएं। मेक श्योर द बॉक्स नेक्स्ट टू ऑल द फॉल। अच्छा, मैं पहले इस वाले पेज को एक्सेस कर लूँ आपके लिए। डाउनलोड ऑप्शंस देखें आप, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, ये डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं। ऑफलाइन कंपोनेंट्स आ जाएंगे, टूल्स आ जाएंगे, ये सारी चीजें बता रहे हैं। हम डिफॉल्ट उस पे चलें, अगर हम कहाँ थे हम जनाब, हम थे एपीके एनालाइजर वगैरह नहीं, ये सिंपल डाउनलोड एंड्रॉइड स्टूडियो, ये आपके पास तकरीबन 900 MB की एक डाउनलोड आपके पास करवाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ सेटअप है किसका, एंड्रॉइड स्टूडियो का। जब आपके पास एक दफा एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल हो जाएगा, तो फिर आप क्या करेंगे, उस एंड्रॉइड स्टूडियो को लॉन्च करेंगे। लॉन्च करते वक्त वो आपसे पूछेगा कि क्या आपने SDK इंस्टॉल करवानी है, तो आप उसको यस कर देंगे और वो आपके पास डिफॉल्ट SDK जो होगा वो इंस्टॉल करवा देगा। एक ऑप्शन ये भी होता है कि आपके पास डिफॉल्ट पे डाउनलोड हो जाए। एक ऑप्शन ये होता है कि आप के पास ये वाली चीज बाद में भी कॉन्फ़िगर कर लें, तो हम बाद में भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। हमारे जैसे मैंने अगर यहाँ पे आके डाउनलोड करना स्टार्ट करूँ तो मुझे डायरेक्ट ही पूछ नहीं रहा, ये सिंपल मुझे ऑप्शन दिखा रहा है और मैंने कहा जनाब ओके। तो डाउनलोड एंड्रॉइड स्टूडियो फॉर विंडोज ये क्या काम करेगा, मेरे पास डाउनलोड करना स्टार्ट करवा देगा। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड वर्जन पड़ा हुआ है, मैंने रिसेंटली डाउनलोड करा था ये 18 तारीख को, और आज हमारे पास 20 तारीख है, तो मुझे इसकी डाउनलोड करने की दोबारा जरूरत नहीं है। आप अपने पास डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद जैसे कोई भी सेटअप इंस्टॉल करते हैं उसको उसी तरह उसको इंस्टॉल करेंगे, प्रोजेक्ट को किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं उस तरह यस क्लिक नेक्स्ट एक्सेप्ट करते करते उसको सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे। और जब आप एक दफा इंस्टॉल कर लेंगे एंड्रॉइड स्टूडियो, तो अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप एंड्रॉइड के लिए कोड लिखना शुरू कर सकते हैं, बट उससे पहले थोड़े से और काम करने हैं बस। जब एक दफा आपने एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल कर लिया है, तो आपने एंड्रॉइड स्टूडियो को लॉन्च करा, एंड्रॉइड स्टूडियो ये इस तरह दिखा रही है, थोड़ा सा पुराने वर्जन का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। हम क्या काम करेंगे जनाब, हमने एंड्रॉइड स्टूडियो को लॉन्च करा, ये थोड़ा सा नया वर्जन है, जाहिर सी बात है अपडेट्स आती रहती हैं इसकी। ये सॉफ्टवेयर थोड़ा सा भारी सॉफ्टवेयर है, अगर आपकी एक एवरेज मशीन है तो हो सकता है आपको थोड़ा सा तंग करे, बट ऐसा कोई मसला नहीं, क्योंकि हमें इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंस नहीं होगी इंशाल्लाह। मैं कहाँ तक सर पहुंचा जनाब? जी जी कहिए। सर इस सॉफ्टवेयर के लिए मिनिमम रैम कितनी रिक्वायर्ड है? 4 GB तो कम से कम आपके पास हो, आपके पीसी की रैम। ठीक है मेरे पास। ठीक है, मिनिमम 4 GB हो आपके पास। सही है। मैंने क्या करा जनाब, मैंने अपने पास इसको मैं हटा दूं थोड़ी देर के लिए, हाँ। तो ये आपके पास इस तरह एक्सेस होगा। जब आपने फर्स्ट टाइम एंड्रॉइड स्टूडियो लॉन्च करेंगे आप, तो आपके पास इस तरह का वर्जन आ जाएगा, दिखा रहा है आपके पास कि आप क्या कर सकते हैं। आपने एक नया प्रोजेक्ट बनाना है, कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है, इस तरह की सारी चीजें हैं। आपने क्या करना है जनाब, आप आएंगे कॉन्फ़िगर के अंदर, ये दिखा भी रहे हैं, आपको बता भी रहे हैं। Android Studio installs the latest SDK by default. Building a React Native app with native code, however, requires Android 10 SDK in particular. Additional Android SDKs can be installed through SDK Manager in the Android Studio. अच्छा, एंड्रॉइड स्टूडियो ने क्या काम करा होगा कि इसने एक एसडीके मतलब क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट आपके पास कब काम आती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट आपके पास काम आती है
कि जब आप अपने पास कोड लिखते हैं, फॉर एग्जांपल आपने कोड लिखा एबीसी, तो वो कोड डायरेक्टली आपकी मशीन को आपके, हमारे पास वेब में अंदर क्या होता है कि वेब के अंदर मैं जो कोड लिखता हूँ मेरे ब्राउजर डायरेक्टली उसको समझ लेता है, लेकिन मोबाइल्स एप्लीकेशन के ऊपर आमतौर पर या दूसरी जो भी एप्लीकेशन बनाते हैं आप, यानी प्लेटफॉर्म के ऊपर जो भी आप एप्लीकेशन बना रहे हैं, चाहे आपने विंडोज मशीन के लिए कोई एप्लीकेशन बनानी है, चाहे आपने एंड्रॉइड के लिए कोई मशीन बनानी है, चाहे मैक के ऊपर कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं, आपका लिखा हुआ कोड डायरेक्टली मशीन को समझ में नहीं आएगा, वो डिबग होगा, कंपाइल होगा, कंपाइल होने के बाद मशीन के पास हो जाएगा। कंपाइलेशन में क्या करेगा, वो उसको आपके कोड को मशीन रीडेबल कोड के अंदर ट्रांसफॉर्म करेगा, ट्रांसफर करेगा, और फिर वो मशीन रीडेबल कोड जो है, जो मशीन को समझ में आ सकता कोड है, वो मशीन के ऊपर जाके इंस्टॉल होता है, और इंस्टॉल होने के बाद एग्जीक्यूट होता है। हमारे पास वेब में अभी तक क्या था, वेब के अंदर हमारे पास अभी तक ये आसानी थी कि वो कंपाइलेशन वाला काम हमें नहीं करना पड़ता था। हमें अपना कोड जो भी मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, सीएसएस के अंदर, एचटीएमएल के अंदर लिखूंगा, तो वो मेरा कोड मेरे ब्राउजर डायरेक्टली समझता था। मेरे ब्राउजर उसको रन टाइम पे कंपाइल करता होगा, जाहिर सी बात है, बट मुझे उसको कंपाइलेशन वाला काम नहीं देना पड़ता था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये होता है कि आपने अपने कोड को कंपाइल करना पड़ता है, तो कंपाइल करने के लिए बीच में आपको क्या करना पड़ता है, कंपाइलेशन मतलब क्या है कि मशीन रीडेबल कोड में ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है आपको अपने कोड को। तो कंपाइलेशन के लिए आपको करना पड़ता है, आपको डिफरेंट डिफरेंट एसडीकेज यूज करनी पड़ती हैं कि आपने किस प्लेटफॉर्म के ऊपर कंपाइल करना चाह रहे हैं, जिस प्लेटफॉर्म के लिए कंपाइल करना चाह रहे हैं उसके लिए उसकी एसडीके यूज करेंगे आप। तो हम क्या करेंगे जनाब, हम यहाँ पर आए एसडीके इंस्टॉल करने के लिए पहले तो ये बता रहे हैं कि आपने जब एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल करा होगा तो आपके पास डिफॉल्ट एसडीके ऑलरेडी आई होगी, जो अपडेटेड एसडीके होती है, लेकिन आपको एंड्रॉइड के लिए क्या करना पड़ेगा, एंड्रॉइड सॉरी रिएक्ट नेटिव के साथ काम करने के लिए एंड्रॉइड 10 के एसडीके होना आपके लिए जरूरी है। तो मैं यहाँ आया, मैंने कहा कॉन्फ़िगर, कॉन्फ़िगर के अंदर मेरे पास क्या चीज़ आनी है, एसडीके मैनेजर और एवीडी मैनेजर, ये दोनों बहुत काम की चीज़ है मेरे लिए। मैंने पहले कहा एसडीके मैनेजर, तो एंड्रॉइड एसडीकेज उसने दिखा दिया। यहाँ पे मैं आपके पास इस वाले एड्रेस पे मेरे पीसी के ऊपर एसडीकेज रखी हुई है, और मेरे पास जो जो मैंने टिक मार्क करी हुई है ये मेरे पास एसडीके इंस्टॉल्ड है। लेटेस्ट एसडीके जो चल रही है वो एंड्रॉइड 11 है चल रही है। मैंने 10 अपने पास चेक मार्क करा, और चेक मार्क करने के बाद मैंने करा अप्लाई, अप्लाई करने के बाद मैंने ओके करा, तो ये मेरे पास इंस्टॉलेशन स्टार्ट करा देगा एंड्रॉइड 10 एसडीके की। ये इंस्टॉलेशन जो है ये डाउनलोड होती है इंटरनेट से, तो ये भी टाइम लगाएगी आपके पास। यानी फर्स्ट टाइम जब आपने एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल करा था तो उस टाइम तकरीबन 1 GB का डेटा डाउनलोड हुआ होगा, वो इंस्टॉल हुआ होगा। देन जब आप अपने पास एंड्रॉइड क्यू की फॉर एग्जांपल एसडीके डाउनलोड कर रहे हैं, तो ये भी अपने पास टाइम लगाएगी, और तकरीबन वही मेरा ख्याल है 500 MB प्लस का डेटा होगा, तकरीबन 1 GB कह लीजिए, 1 GB की डाउनलोड ये भी करवाएगा आपके पास। और जब उसको ओके कर देंगे तो ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देगा। मेरा मैं भी ये ट्राई नहीं करवा के दिखा सकता, क्योंकि चलें फॉर एग्जांपल मैंने कहा एंड्रॉइड 8, ताकि फिर मैं इसको बाद में कैंसिल कर दूंगा। अप्लाई करवाया मैंने, तो ये कह रहा है, ये मुझसे पूछ रहा है कि यार आपके पास जो है वो 134 MB की 33.5 MB का डाउनलोड होगा, मजीद 134 MB की जगह चाहिए इसको एटलीस्ट, और अब मेरी ड्राइव के ऊपर 51 MB की जगह पड़ी हुई, 15 GB की जगह पड़ी हुई है। मैंने कहा ओके फॉर एग्जांपल, तो ये इसने क्या करा, डाउनलोड करना स्टार्ट कर दिया। ये फिनिश नहीं करना है आपने, कैंसिल नहीं करना है, प्रीवियस से नेक्स्ट करेंगे। और ये कब करेंगे, ये तब करेंगे जब आपके पास एक दफा डाउनलोडिंग कंप्लीट हो जाती है। ये बहुत जल्दी हो रहा है मेरे पास, तो मैं इसको होने देता हूँ। हम एक आध मिनट वेट कर लेते हैं। एंड्रॉइड 8 सिर्फ मैं आपको करके दिखाने के लिए बता रहा हूँ, अभी मैं इसको यूज नहीं करना, बट मैं आपको सिर्फ डेमो कराने के लिए दिखा रहा हूँ कि आपने ये क्या करना पड़ेगा। आप एंड्रॉइड 10 के लिए करेंगे, जो एंड्रॉइड क्यू है एक्चुअली। शेल वी वेट, और मुझे इसको कैंसिल कर देना चाहिए, क्या करूँ मैं, डाउनलोड तो हो गया। ओके, तो मैंने क्या करा जनाब, एंड्रॉइड 8 को इंस्टॉल करा। मेरे पास ये ऑप्शन जब कंप्लीट हो गया तो मेरे पास फिनिश हाईलाइट हो गया, मैंने फिनिश कर दिया। तो मेरे पास यहाँ देखें तो एंड्रॉइड 8 ओरियो जो है वो मेरे पास हाईलाइटेड दिख रहा है, ये मेरे पास इंस्टॉल्ड है। इस तरह आपने क्या करना है, एंड्रॉइड क्यू को इंस्टॉल करेंगे आप एंड्रॉइड 10 को, और जब आपके पास एक दफा इंस्टॉल हो चुका होगा तो आप अप्लाई करके ओके कर दिया आपने। अब आपके पास एंड्रॉइड 10 की एसडीके आ चुकी है। ठीक है, एसडीके ने क्या काम करना है, एसडीके ने ये काम करना है कि ये आपके हेल्प करेगी। अच्छा, ये ऑप्शन इसको इग्नोर करें फिलहाल थोड़ी देर के लिए, क्योंकि जब आप एसडी को सिलेक्ट करते हैं तो ये खुद ही सिलेक्ट हो जाता है और ऑटोमेटिकली हो जाता है। क्लिक select the SDK tools tab and then the box next show package details here as well. For example, and expand the Android SDK build tools entry and make sure that 29.0.2 is selected. Click apply to download and install the SDK and related build tools. अच्छा जी, ये सारा वही काम है कि क्या आपने करा, आपने एक दफा अपने पास एंड्रॉइड स्टूडियो लॉन्च करके इस तरह, और कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आके एसडीके मैनेजर के अंदर आके आपने क्या करा, एंड्रॉइड एसडीके आपके पास सिलेक्टेड है, उसमें से आपके पास इसको मैं करूं अगर अनसेलेक्ट सेलेक्ट करूं, मुझे डिटेल कहाँ से दिखाएगा ये कि कौन कौन सी चीजें इंस्टॉल, शो पैकेज डिटेल्स, ये रहा।
तो जनाब ये क्या कह रहे हैं जनाब, ये कह रहे हैं आपके पास कि आपने क्या-क्या करना है, अपने प्लेटफ़ॉर्म टूल्स और ये गूगल एपीआईज़ फॉर इंटेल x86 एटम सिस्टम इमेज, ये दोनों चीज़ें आपने एटलीस्ट ज़रूर करनी है, इसके अंदर चेक मार्क होगी और फिर बाकी एडिशनल चीज़ें अगर आप चाहें तो इंस्टॉल कर लें, फिलहाल आपके काम नहीं आनी ये चीज़ें। ठीक है? कि एटलीस्ट ये गूगल सिस्टम एपीआईज़ जो कि डिफ़ॉल्ट पे चेक आती हैं, यानी मैं इसको अगर अनचेक करूँ, डिफ़ॉल्ट पे जब मैं इसको चेक करता हूँ तो ये खुद ही इसको सेलेक्ट कर देता है, तो मुझे ये चीज़ इसकी इस वाली चीज़ के लिए मुझे फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। कौन-सी वाली चीज़ की, कि जो ये नीचे बता रहे हैं कि आपने ये दोनों चीज़ें एसडीके प्लेटफ़ॉर्म इंस्टॉल चेक मार्क होना चाहिए और ये इन दोनों में से कोई एक चेक मार्क होनी चाहिए, तो ये डिफ़ॉल्ट पे सिलेक्टेड था। बहरहाल, मैंने एक दफ़ा जब एसडीके टूल्स इंस्टॉल कर लिए तो मेरे पास क्या आ गया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट तो आ गई मेरे पास। अब मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, मुझे कुछ एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करवाने हैं, जो हम ऑलरेडी करवाते रहे हैं, बट यहाँ पे हम इस एंड्रॉइड सेटअप के लिए करवाएँगे। The React tools require some environment variables to set up in order to build apps with native code. Open the Windows control panel, click on the user accounts and then user accounts again. Change my environment variables, click on new and create a new Android underscore home environment variable that points to the path of your Android SDK. आपके Android SDK जहाँ पे रखी हुई हैं, उसका पाथ सेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक एनवायरनमेंट वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिसका नाम होगा Android underscore home. कैसे पता चलेगा कि आपकी एसडीके कहाँ रखी हुई है? आप यहाँ पर आए कॉन्फ़िगर के अंदर, एसडीके मैनेजर के अंदर आ जाए, तो ये बता रहा है कि एंड्रॉइड एसडीके आपकी यहाँ रखी हुई है। मेरे पास जैसे रखी हुई है डी ड्राइव में एंड्रॉइड के अंदर, एंड्रॉइड एसडीके के अंदर रखी हुई है। तो मैं क्या करूँगा, एक नया एनवायरनमेंट वेरिएबल बनाऊँगा जिसका नाम क्या होना चाहिए, एंड्रॉइड अंडरस्कोर होम। कैसे बनाते हैं जनाब एनवायरनमेंट वेरिएबल? आपने कहा कंट्रोल पैनल के अंदर आपने कहा यूज़र अकाउंट के अंदर आपने कहा यूज़र अकाउंट्स के अंदर आप आ गए आप। और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होगा कि मेक चेंजेस, चेंज योर अकाउंट नेम, अकाउंट टाइप, मैनेज अनदर अकाउंट, चेंज माय एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। ये जो एनवायरनमेंट वेरिएबल्स होते हैं, एक तरीका यहाँ से आपके पास आया, दूसरा तरीका आपके पास चेंज करने का क्या था, आपने यहाँ पे आके डायरेक्ट लिखा एडिट एनवायरनमेंट वेरिएबल्स फॉर योर अकाउंट, डायरेक्टली इस पे क्लिक करना है आप, तो ये भी आपको वही ये वाली स्क्रीन ही खोल देगा। दो तरीके आपके पास बता दी मैंने, दोनों तरीके आपके पास रिकॉर्डिंग के अंदर अवेलेबल होंगे, आप देख लीजिए जो तरीका आपको सूटेबल लगे। ओके, अपॉलॉजीज। यहाँ पे आपको क्या करना है जनाब, यहाँ पे आपको एक नया एनवायरनमेंट वेरिएबल बनाना है। आपने कहा न्यू, इसका नाम रखा आपने एंड्रॉइड ANDROID अंडरस्कोर होम, और यहाँ पे अपने क्या कर दिया, ये वैल्यू जो आपके पास कॉन्फ़िगर एसडीके मैनेजर, और ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू आपने उठा के रख दी कहाँ पर, अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल की वैल्यू के तौर पे। ओके करेंगे, ये आपके पास एनवायरनमेंट वेरिएबल बना देगा। मेरे पास क्योंकि ये अभी मैंने बनाया हुआ था, तो मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ दिख रहा है कि एंड्रॉइड अंडरस्कोर होम का एक एनवायरनमेंट वेरिएबल मेरे पास पहले से है। ठीक है जी। जब एंड्रॉइड वेरिएबल आपके पास आ गया, द एसडीके इज इंस्टॉल्ड बाय डिफॉल्ट एट द फॉलोइंग लोकेशन। ये बता रहे हैं कि एसडीके डिफॉल्ट पे आपके पास यहाँ पे सेव हुई होती है, बट आपको इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि आपने एसडीके का पाथ कहाँ से देखना है। कैसे देखेंगे? एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर आए, इसको मैं कैंसिल कर दूं, एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर आए, कॉन्फ़िगर एसडीके मैनेजर, तो ये आपके पास एसडीके का पाथ आ रहा है कि यहाँ पे आपके पास एसडीके इंस्टॉल हुई होती है। अच्छा जी। फिर आपको क्या काम करना है जनाब, आपको काम ये करना है कि ओपन अ न्यू कमांड प्रॉम्प्ट टू इंश्योर दैट एनवायरनमेंट वेरिएबल इज लोडेड बिफोर प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट स्टेप। ओपन पावरशेल, कॉपी गेट चिल्ड्रन आइटम माइनस पाथ इन वी नीड टू शो एंड्रॉइड होम हैज बीन एडेड। ये आपको वेरीफाई करने के लिए बता रहे हैं कि अगर आपने वेरीफाई करना है कि एंड्रॉइड होम आपके पास इंस्टॉल हो गया है या नहीं हो गया, तो आप इस तरह वेरीफाई कर सकते हैं। बहरहाल मुझे वेरीफाई करने की जरूरत नहीं, मैंने देख लिया जाके कि एंड्रॉइड होम मेरे पास आ चुका है, ऑलरेडी सेट हो चुका है। शुरू से एक दफा रिपीट कर दूं कि हमने क्या क्या करा है। आगे बढ़ने से पहले हमने सबसे पहले अपने पास Node.js इंस्टॉल करा और OpenJDK इंस्टॉल करी, किसी भी तरीके से। दो पॉसिबल तरीके हैं, या तो चॉकलेटी से इंस्टॉल कर लीजिए या फिर आप जो है वो जाके मैनुअली डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, मैनुअली डाउनलोड कर लें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इंशाल्लाह आप वहां से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा जी, जब एक दफा आपके पास Node.js और OpenJDK 8 आ गया, तो फिर आपने क्या करना है, आपने एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल करना है। एंड्रॉइड स्टूडियो क्या काम करेगा, ये आपके पास एसडीकेज और एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस एवीडीज मैनेज करने के लिए काम आएगा। एसडीकेज और एंड्रॉइड स्टूडियो अपने पास एक दफा इंस्टॉल कर लिया, तो फिर आप क्या काम करेंगे, एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल करने के बाद एसडीके इंस्टॉल करेंगे। एसडीके का कौन सा वर्जन इंस्टॉल करना है, आपने उसके लिए एंड्रॉइड 10 को सेलेक्ट करना है, जो कि एंड्रॉइड क्यू भी कहलाता है। और एंड्रॉइड 10 या एंड्रॉइड क्यू इंस्टॉल अपने पास उसकी एसडीके इंस्टॉल कर लिया अपने पास। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप एंड्रॉइड अंडरस्कोर होम का वेरिएबल सेट करवाएंगे।
एनवायरनमेंट वेरिएबल, एक एनवायरनमेंट वेरिएबल आपने सेट करा लिया, एक और एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करवाना है आपको प्लेटफॉर्म टूल्स तक का, लेकिन ये आपके लिए नया एनवायरनमेंट वेरिएबल नहीं बनेगा, बल्कि आपके जो एक्जिस्टिंग एनवायरनमेंट वेरिएबल होता है पाथ के नाम का, उस एनवायरनमेंट वेरिएबल के अंदर अपनी इस वाली वैल्यू को सेट करवाना होता है, प्लेटफॉर्म टूल्स को सेट करवाना होता है। ये कैसे पता चलता है आपको कहाँ पर है? मैं आया जनाब अपने पास, जहाँ पे मैंने अपनी एसडीके इंस्टॉल कर रहा हूँ ना, मेरे पास एसडीके कहाँ पड़ी हुई, मेरे पास डी ड्राइव में एंड्रॉइड के अंदर रखी हुई थी, तो मैंने कहा विंडोज ई, मेरे पास यहाँ रखी हुई है डी ड्राइव में, डाटा में, एंड्रॉइड एंड्रॉइड एसडीके के अंदर, ये मेरे पास एंड्रॉइड एसडीके रखी हुई है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसके अंदर ये बताते हैं कि आपने क्या करना है, एसडीके के अंदर आपके पास एक और फोल्डर होता है प्लेटफॉर्म टूल्स का, प्लेटफॉर्म डैश टूल्स का, तो ये रहा प्लेटफॉर्म डैश टूल्स। प्लेटफॉर्म डैश टूल्स जो है ये आपने ऐड करवाना होता है कहाँ पर, ये आपने ऐड करवाना होता है अपने पाथ के एनवायरनमेंट वेरिएबल के अंदर। तो मैंने दोबारा आया एडिट एनवायरनमेंट वेरिएबल, ठीक है जी। यहाँ पे मुझे नया एनवायरनमेंट वेरिएबल नहीं बनाना, बल्कि मुझे एडिट करना है। कौन से एनवायरनमेंट वेरिएबल को एडिट करना है? पाथ के नाम का एनवायरनमेंट वेरिएबल होगा। तो ये रहा मेरे पास पाथ के नाम का एनवायरनमेंट वेरिएबल, मैंने इसको करा एडिट, और इसके अंदर आके मैंने क्या कहा, एक नई वैल्यू बढ़ा दी। मेरे पास ऑलरेडी हुआ वो हो गई, तो मैं आपके लिए ऐसे बता दूं, चलें खैर, कि आपने कहा न्यू, इसने आपको ऑप्शन दे दिया, आपने कहा ये पूरी वैल्यू उठा के डाल दी आपने, प्लेटफॉर्म टूल्स तक की वैल्यू, ये मेरे पास हुई हुई ऑलरेडी। यहाँ पे देखिए प्लेटफॉर्म टूल्स तक की वैल्यू आपने डाली, और आपने क्या कर दिया, ओके कर दिया, और ओके करने के बाद आपने इसको यहाँ पे भी ओके कर दिया। तो अब आपके पास एंड्रॉइड होम का इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट हो गया, जो हमने करा था स्टेप नंबर 3 के अंदर, और हमारे पास साथ साथ प्लेटफॉर्म टूल्स भी अपने पास, हमारे पास जो है वो पाथ के इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर ऐड हो गए। जब यहाँ तक का काम हो गया है, तो आपकी इंस्टॉलेशन 99% कंप्लीट हो गई। बस आपको एक काम और करना है, उसके बाद फिर आप अपनी डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। क्या करना होगा, अब हम रिएक्ट नेटिव सीएलआई को यूज कर रहे हैं, तो आपने रिएक्ट नेटिव सीएलआई भी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। यहाँ पे वो स्टेप इन्होंने मेंशन पता नहीं क्यों नहीं कर रहा, बट आपको अपने पास रिएक्ट नेटिव सीएलआई भी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। और रिएक्ट नेटिव सीएलआई इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास ये रिएक्ट डैश नेटिव के नाम की नोड जेएस मॉड्यूल एनपीएम मॉड्यूल है, जिसको आप ग्लोबली इंस्टॉल करेंगे। तो ग्लोबली इंस्टॉल करने के लिए आपने टर्मिनल पर आए, आपने कहा npm install -g और react dash native, ये लिख के एंटर करेंगे आप, तो आपके पास रिएक्ट नेटिव जो है वो ग्लोबली इंस्टॉल हो जाएगा। वही जिस तरह कोई भी नोड.जेएस का मॉड्यूल इंस्टॉल होता है, वो थोड़ा टाइम लेगा, 2-3, हो सकता है 1 आध मिनट ले जाए। और एक दफा जब ये नोड.जेएस का मॉड्यूल इंस्टॉल हो जाएगा आपके पास, तो अब आप क्या करेंगे, अब आप इस काबिल हैं कि आप आके अपनी डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकें। बट एक काम और रह गया अभी, डेवलपमेंट जब स्टार्ट करेंगे आप, तो उस डेवलपमेंट को वेरीफाई कहाँ करेंगे? उस काम को वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आपके पास कोई फिजिकल डिवाइस होनी चाहिए, या आप एक वर्चुअल डिवाइस बनाएंगे। तो क्योंकि मुझे आपको डेमोस्ट्रेट भी करवाना होगा, इसलिए मैं तो वर्चुअल डिवाइस बना के काम करूंगा। आपके पास फिजिकल डिवाइस है, तो आप फिजिकल डिवाइस से कनेक्ट करवा लीजिए यूएसबी के थ्रू। यूएसबी उसमें अंदर थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ते हैं, अपने फोन के अंदर जाके आपको डेवलपर मोड ऑन करना पड़ता है, और यूएसबी डिबगिंग इनेबल करनी पड़ती है। या फिर अगर आप चाहें तो आप वर्चुअल डिवाइस इंस्टॉल कर लीजिए मेरी तरह, जैसे मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा, और एक दफा आपके पास वर्चुअल डिवाइस बन जाएगी, तो फिर आप उस वर्चुअल डिवाइस को यूज करते हुए अपना काम कर सकेंगे। कोई सवालात हैं यहाँ तक? कंफ्यूजन आपके पास होंगी, जाहिर सी बात है, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, बट कोई स्पेसिफिक पार्ट अगर मैं अभी तक यहाँ तक रिपीट करवा दूं? सर जी सर। ये जो हमने जो ओरेकल में वो बनाई थी वर्चुअल मशीन, हम्म वो इसमें काम आएगी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वो काम आएगी, क्योंकि वहां तो हमने लिनक्स की मशीन्स बनाई थी ना, तो यहाँ तो हमें एंड्रॉइड की मशीन्स बनानी पड़ेंगी। ठीक है सर, वो मेरा असल में एक प्रॉब्लम वो अटका हुआ है ना, तो मैंने इसीलिए बोला अगर वो आएगा तो इधर उसमें चेक कर लें। मेरा नहीं ख्याल कि वो यहाँ पे काम आ पाएंगे अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, अच्छा, अब आपके पास यहाँ तक कोई स्टेप है जो मैं रिपीट करवा दूं एक दफा? सर हमने पाथ में कौन सी वैल्यू, पाथ कह रहा हूँ आप, हाँ पाथ में कौन सी वैल्यू स्टोर करवाई? पाथ में हमने कौन सी वाली इंस्टॉल कराई थी, जो ये देखिए, एक मिनट यहाँ पर है, दोबारा दिखाऊं मैं आपको। आपने यहाँ पर कॉन्फ़िगर एसडीके मैनेजर, एसडीके आपकी सारी कहाँ है, डी में एंड्रॉइड के अंदर एंड्रॉइड डैश एसडीके। इस एंड्रॉइड डैश एसडीके की डायरेक्टरी के अंदर आपके पास एक फोल्डर होता है एसडीके, सॉरी नहीं, एंड्रॉइड डैश एसडीके नहीं, सॉरी, अपॉलॉजीज, एंड्रॉइड एसडीके। इसके मेरे पास सारी यहाँ पे एंड्रॉइड की डिटेल्स पड़ी थी, मेरे पास एंड्रॉइड एसडीके के अंदर है। यहाँ पर मेरे पास एसडीके का फोल्डर था, क्या नहीं, अपॉलॉजीज, यहाँ पे मेरे पास
एंड्रॉइड के अंदर एंड्रॉइड एसडीके का फोल्डर होगा पहले। एसडीके इन्होंने यहाँ पे मेरा ख्याल है थोड़ा सा गलत बता दिया। एंड्रॉइड एसडीके का फोल्डर होगा और उसके अंदर प्लेटफॉर्म टूल्स होगा। तो यहाँ पर आया मैं एंड्रॉइड एसडीके के अंदर, यहाँ पे अब मेरे पास होना चाहिए प्लेटफॉर्म टूल्स। तो एंड्रॉइड एसडीके जो भी आपने अपना एंड्रॉइड एसडीके के पाथ सेट करा हुआ है उसके अंदर आपके पास प्लेटफॉर्म टूल्स और प्लेटफॉर्म टूल्स तक की डायरेक्टरी जो है ये आपने अपने पाथ के अंदर सेट करवाई हुई। ठीक है, क्योंकि हमें इनमें से ये फाइल्स यूज होती हैं, जैसे एडीबी है ये हम यूज करेंगे अभी, ये ब्रिज बनाने के लिए काम आता है। एसक्यूएलाइट हम यूज नहीं करेंगे फिलहाल, बट एडीबी यूज करेंगे और इस तरह की चीजें यूज करेंगे हम अभी। तो जहां तक कि आपके एंड्रॉइड एसडीके का फोल्डर है उसके अंदर आपके पास प्लेटफॉर्म टूल्स होता है, ये आपने कहाँ सेट करवाना है, ये अपने अपने पाथ के अंदर सेट करवाना है, ऐड करवाना है एक्चुअली। अच्छा जी, यहाँ तक मैंने क्या काम करा, यहाँ तक मैंने इन्वायरमेंट सेटअप तो हमने करवा लिया, रिएक्ट नेटिव की एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लिए, रिएक्ट नेटिव की सीएलआई इंस्टॉल भी कर ली ताकि हम एक प्रोजेक्ट बना सकें। लेकिन उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा जनाब। मैं यहाँ पर आया, इसको मैं कर दूँ कैंसिल, कॉन्फ़िगर, और इस दफा मैं सेलेक्ट करूंगा एवीडी मैनेजर। लास्ट टाइम तक मैं सेलेक्ट कर रहा था एसडीके मैनेजर, और फर्स्ट टाइम मैं सेलेक्ट करने जा रहा हूँ एसडीके एवीडी मैनेजर। एवीडी स्टैंड्स फॉर एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस, एवीडी। एवीडी मैनेजर लॉन्च कराया हमने। एवीडी मैनेजर आपको फर्स्ट टाइम इस तरह नहीं दिखाएगा, आपके पास सारी मशीन्स खाली बनी होंगी। तो आपने क्या करा, आपने कहा क्रिएट न्यू वर्चुअल डिवाइस। वर्चुअल डिवाइस सेलेक्ट करने के लिए ये दिखा रहा है कि ये डिफरेंट ऑप्शन हैं, डिफरेंट फोन्स हैं, इस डिफरेंट साइज की आपके पास वर्चुअल मशीन बन जाएगी। फॉर एग्जांपल हमने सेलेक्ट करा पिक्सल 4 और हमने कह दिया जनाब नेक्स्ट। नेक्स्ट करने पे वो क्या करेगा, वो बताएगा कि यार ओके, मेरे पास पता नहीं क्यों सिस्टम इमेजेस नहीं दिखा रहा, मेरे पास डाउनलोडेड तो थे। हाँ, ये फॉर एग्जांपल ये रिकमेंडेड है, पता नहीं डाउनलोड करने का ऑप्शन दोबारा क्यों कह रहा है मुझे, बट बहरहाल हमने इनमें से एंड्रॉइड क्यू को ही आपने डाउनलोड करेंगे तो अब आपके पास क्या काम करेगा। एक्चुअल जो एंड्रॉइड, एक फोन के ऊपर जो एंड्रॉइड इंस्टॉल होता है उस एंड्रॉइड, यानी जैसे मेरे कंप्यूटर के ऊपर विंडोज 10 इंस्टॉल्ड है, तो मैंने विंडोज 10 कहीं से कॉपी एक्सेस करी होगी ना विंडोज 10 की, चाहे मैंने उसको किसी यूएसबी के अंदर बिल्ड करा हो, चाहे मेरे पास कोई डीवीडी आई हो, यानी विंडोज 10 का सॉफ्टवेयर जो एक्चुअल मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कहीं से मेरे पास आया होगा। इसी तरह जब आप एंड्रॉइड क्यू, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि यार मुझे क्यू इंस्टॉल करना है एंड्रॉइड 10 के लिए, तो मैंने क्या करूंगा, जब मैं इसको डाउनलोड करने क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास डाउनलोडिंग स्टार्ट करवा देगा किसकी, एक्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम की। एंड्रॉइड का एक्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे पास डाउनलोड शुरू हो जाएगा, जो तकरीबन मेरे पास दिखा रहा है कि 1.1 जीबी का डाटा है ये। तो तकरीबन आपकी टोटल सारी कुछ डाउनलोडिंग मिला के 3 जीबी तक की सारी डाउनलोडिंग आपके पास हो रही होगी, जिसमें से पहले आपने एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल करा था, फिर आपने एसडीके इंस्टॉल करी थी, और फिर आपने ये उसका सिस्टम इमेज इंस्टॉल करा था ताकि आप सिस्टम एक वर्चुअल डिवाइस बना सकें। तो ये सब कुछ मिला के आपने जब एक दफा एंड्रॉइड सिस्टम लॉन्च कर लिया, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से डाउनलोड करना स्टार्ट करा, डाउनलोड कंप्लीट होने पर आपने फिनिश करा, फिनिश करने पर आपके पास वो डिवाइस आ गई, और एक ओएस आ गया, आपने उस ओएस को सिलेक्ट कर लिया, और ओएस को सिलेक्ट करने के बाद जब आप नेक्स्ट करेंगे तो ये फिर आपके पास वर्चुअल मशीन के नाम बताएगा, क्या कहेगा इस वर्चुअल मशीन का नाम क्या रखना है। तो मैंने रख दिया पिक्सल 4 API 29, और रख दिया इसके साथ मैंने कॉन्कैट करा दिया। ये तो नाम है मेरी मर्जी का, मैं इसका नाम कुछ भी रख सकता हूँ, उसको मैं पर्सनली आइडेंटिफाई कर सकूंगा ताकि CMAD CMAD 20A, और मैंने अपने इस प्रोसेस को फिनिश कर दिया। तो ये क्या काम करेगा, मेरे लिए एक नई वर्चुअल मशीन बना देगा। इस वर्चुअल मशीन को मैं लॉन्च करूंगा और देखूंगा कि कैसे काम करती है, और मेरे पास मैं इसको कैसे कंज्यूम कर सकता हूँ। अनफॉर्चुनेटली कल मैंने ये लॉन्च करने, कल नहीं परसों मैंने इसको लॉन्च करने की कोशिश करा था, तो मेरे पास कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैं पुरानी मशीन पे चला गया था। बट लेट्स ट्राई विद दिस वन एंड वन अनदर टाइम। इसको मैंने लॉन्च करने की कोशिश करी, स्टार्टिंग एंड्रॉइड वर्चुअल मशीन वर्चुअल डिवाइस। इम्यूलेटर लॉन्च हो जाएगा मेरे पास एक दफा जनाब। ये थोड़ा टाइम लगाएगा, और अब ये बहुत बेहतर हो चुका है। पहले ये शुरू के दिनों में ये बहुत बहुत ज्यादा टाइम लगा रहा होता था और बहुत ज्यादा डिले कर रहा होता था। बट लेट्स वेट फॉर अ कपल ऑफ मिनट, और इस दौरान हम क्या करते हैं, हम अगले स्टेप पे चले जाते हैं। ये पूरा जैसे आपने अपने पास एक फ्रेश फोन आपके पास आया है, ये सारा वही कर रहा है कि एक वर्चुअल मशीन बनाई है, उसके ऊपर वो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहा है पूरा। चलें जी, ये होता रहता है जब तक। अब हम आते हैं अगले टॉपिक के ऊपर कि यार रिएक्ट नेटिव काम कैसे करता है। ठीक है, इंस्टॉलेशन के लिए वीडियो 2-3 दफा देखनी पड़े शायद आपको, पॉज कर लीजिए जिस स्टेप तक आप जाएं, उसके बाद अगले स्टेप पे रिज्यूम कर लीजिए, ताकि आपके काम आप साथ साथ इंस्टॉलेशन करते रहें। जो सवालात हो मुझे बताइए कि मैं कोशिश करूंगा इसको रिस्पॉन्ड कर सकूं। हम अगले स्टेप पे मूव कर रहे हैं।
कि मेरे पास एक वर्चुअल मशीन आ गई है, मेरे पास एक फ़ोन आ चुका है और अब रिएक्ट नेटिव का प्रोजेक्ट इसके ऊपर एग्ज़ीक्यूट करके देखेंगे हम इंशाल्लाह थोड़ी देर में। बट रिएक्ट नेटिव काम कैसे करता है? ताबिश आप पहले यहाँ तक कोई एडिशन करना चाहेंगे? कुछ चीज़ या कोई चीज़ जो अगर मैं मिस कर रहा हूँ या कोई एडिशनल चीज़ आप बताना चाहें अगर? अभी तक तो बेसिकली हमने सिर्फ सेटअप ही किया है कि हमने किस तरीके से वो रिएक्ट नेटिव को हम जो है वो अपने सिस्टम में यूज कर रहे होंगे। आई गेस जो ये सेटअप है वही हमारे पास जो है ना थोड़ा टाइम टेकिंग ले जाता है, जो कि बिल्कुल जो स्टार्टिंग में कर रहे होते हैं। मैं अगर अपनी बात बताऊं हेलो? तो छोड़े आप। तो आई गेस अब तो बहुत ज़्यादा क्लियर है चीज़ें जो कि आपने बताई हैं। आई गेस जिसमें बस 2-3 मेन हमारे पास टैब होते हैं जिसमें हम अपन नोड जैसे ऑलरेडी हमारे पास इंस्टॉल होता है, जेडीके हो गई और यहाँ पर आपके पास ये एंड्रॉइड स्टूडियो का जो पूरा सेटअप करना होता है। मेनली हमारे पास यही 2-3 चीज़ें होती हैं जो कि हमारे पास सेटअप में जो है वो रिक्वायर्ड होती हैं। ये हम जब इजीली कर लेंगे तो फिर हमारे पास जो है मेनली फिर हमारे पास सिर्फ ये डेवलपमेंट वाली चीज़ें हमारे पास, जैसे ये सर ने वर्चुअल खोली हुई है, हम अगर अपने मोबाइल पे इस्तेमाल करें तो आप केबल के जरिए भी कर सकते हैं, और अगर केबल के जरिए कर सकते हैं उसका एक वो आईपी एड्रेस वगैरह होता है। बट शुरू में हम जो है वो केबल लगा के जो है वो अपने मोबाइल को आप कर सकते हैं। डेवलपर उसका ऑप्शन खोल लिएगा, सेटिंग्स में जाके डबल क्लिक करेंगे तो आपको डेवलपर ऑप्शन खुल जाएगा मोबाइल पे। तो उसके ज़रिए जो है फिर आप जो है वो मोबाइल से भी कनेक्शन करके जो है सारे काम कर सकते हैं। आई गेस अब हम बिल्कुल। स्टार्ट करते तक में थोड़ा बहुत जो आइडिया हो जाएगा सबको। बिल्कुल ठीक है कि 1-2 2 तरीके जैसे आपको अभी ताबिश ने बता दी कि एक तरीका क्या है, बजाय इसके कि वर्चुअल मशीन बनाएँ, आप अपनी फिजिकल डिवाइस के ऊपर जो आपके फ़ोन या एंड्रॉइड फ़ोन है उसके ऊपर भी ये वाला काम कर सकते हैं। बट उसके लिए क्या-क्या करना पड़ेगा, आपको अपने फ़ोन को अपने पीसी से कनेक्ट करना पड़ेगा थ्रू यूएसबी केबल और अपने फ़ोन से जब आप कनेक्ट कर लेंगे अपने पीसी को, तो फ़ोन के ऊपर जाके आपको अपनी डिबगिंग यूएसबी डिबगिंग इनेबल करनी पड़ेगी पहला काम। सो पहले पहला वो काम क्या करना पड़ेगा, डेवलपर मोड ऑन करना पड़ेगा। डेवलपर मोड ऑन कर लेंगे तो उसके बाद यूएसबी डिबगिंग को ऑन करना पड़ेगा। और जब एक दफ़ा यूएसबी डिबगिंग ऑन कर लेंगे तो आपका फ़ोन आपके पीसी पे कनेक्ट होना शुरू हो जाएगा और फिर जब आप एवीडी लिस्ट करके देखेंगे एडीबी लिस्ट करेंगे आप, एक कमांड एग्जीक्यूट होती है टर्मिनल पे आके सीएमडी के अंदर आके एडीबी लिस्ट अननोन कमांड एडीबी डिवाइसेस होता है आई गेस। हाँ, एडीबी डिवाइसेस होता है, लेकिन एडीबी ही ये कहता है अननोन कमांड है। एडीबी इंस्टॉल हमें शायद करना पड़ेगा। हाँ, नहीं ठीक है, बल्कि आ अब गया ठीक ना है, अब सही। ठीक है। अब मेरे पास दिखा रहा है कि एक एमुलेटर चल रहा है ऑलरेडी, ठीक है। मैं अपने फ़ोन को कनेक्ट करवाऊँगा, अगर मेरे पास अभी फ़िलहाल यूएसबी केबल हाँ, मेरे सामने नहीं पड़ी हुई, बट अगर मेरे पास वो यूएसबी केबल पड़ी होती तो मैं उसके फ़ोन को कनेक्ट करवा लेता और फिर मैं देखता एडीबी डिवाइसेस तो मुझे जो है वो फ़ोन भी मुझे इस डिवाइस के अंदर दिखा देता है। अभी मेरे पास एक एमुलेटर चल रहा है, तो वो दिखा रहा है कि ये एक आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ एक एमुलेटर चल रहा है जिसकी 54554 उसने उसको एक आईडी दी हुई है, रैंडम कोई भी आईडी और मैं उसको एक्सेस करना चाहूँ तो उसको एक्सेस कर सकता हूँ। बहरहाल, अब बट आपके पास इसमें सॉरी सर मैं बात काटा था। जी, ताबिश भाई। इसमें ये है कि जैसे आप डेवलपमेंट कर रहे हो मोबाइल में, जो एप्लीकेशन चल रही है उसमें कुछ भी चेंज नहीं आ रहा, तो समहाउ ऐसा होता है कि केबल हिल जाती है। तो आप ये मेक श्योर कर लियो कि आपकी एडीबी डिवाइस, यानी बजाय इसके कि आप कोड में देख रहे हो कि यहाँ मुझसे कोई गलती ना हो गई हो, तो आप ये मेक श्योर कर लिएगा कि एडीबी डिवाइसेस करके आपके पास डिवाइस कनेक्टेड आ रही है या नहीं आ रही। जी सर कंटिन्यू करें प्लीज। थैंक यू ताबिश भाई। तो ये हमने क्या देखा जनाब, अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ ये देखा कि अपने अपने पास एनवायरनमेंट का सेटअप कैसे करना है। अब उस एनवायरनमेंट को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं ये देख लेते हैं और फिर उसकी हिस्ट्री एक दफा हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। फिर रिएक्ट नेटिव काम कैसे करता है ये भी देख लेंगे। मैं उस पर गया था कि रिएक्ट नेटिव कैसे काम करता है, बट उसको अभी रोक रहा हूँ क्योंकि हमारे पास मशीन रेडी हो चुकी है। तो हम आते हैं रिएक्ट नेटिव का एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं और इस दौरान जो वो प्रोजेक्ट की इंस्टॉलेशन वगैरह करेगा तो हम अपने पास ये चीजें सोच लेंगे, समझ लेंगे कि ये काम कैसे कर रहा होता है, रिएक्ट नेटिव काम कैसे कर रहा होता है। तो मैंने क्या करा, मैंने करा ये कि मैं अपने पास आया टर्मिनल के ऊपर, कमांड सॉरी अपने विंडोज के ऊपर, मैंने कहा फॉर एग्जांपल एफ ड्राइव के अंदर मैं सारे एंड्रॉइड कहाँ गया, नहीं मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो कहाँ इंस्टॉल करा था, मेरा ख्याल है मैंने एफ ड्राइव के अंदर काम करा था। रिएक्ट नेटिव का फोल्डर बनाते हैं, हाँ रिएक्ट नेटिव का फोल्डर ये रहा, प्रोजेक्ट का फोल्डर ये रहा। और जनाब हमने क्या करा, प्रोजेक्ट के अंदर आकर मैंने यहाँ पर आके कहा टर्मिनल खोला सीएमडी, और सीएमडी के अंदर आके इसको मैं जूम इन कर लूँ, फॉन्ट कैसे होता था जूम इन इसका, प्रॉपर्टीज के अंदर आता था शायद, तो फॉन्ट्स और फॉन्ट्स के अंदर हमने कह दिया फॉर एग्जांपल 20A4 कह देते हैं, उसको ओके कर दिया।
ठीक है, आपने आके यहाँ पे कौन सी कमांड एग्जीक्यूट करी, आपने यहाँ पे आके लिखा रिएक्ट नेटिव इनिट npx या npm कर लीजिए आप डायरेक्ट अपने पास, क्योंकि Node.js पे इंस्टॉल्ड है तो npx भी लिख सकते हैं और npm भी लिख सकते हैं। Node.js 10 या 13 के बाद से आपके पास npm और npx दोनों अवेलेबल था, दोनों एक ही काम कर रहे हैं, पैकेज मैनेजर है ये। npx रिएक्ट नेटिव इनिट और अपने प्रोजेक्ट का नाम। रिएक्ट नेटिव आपकी मॉड्यूल है जो आपने इंस्टॉल करा है, इनिट आपको बताता है कि आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, और अपने प्रोजेक्ट का नाम लिख दिया आपने। तो मैंने इसको ही करा कॉपी और मैंने यहाँ पे आके पेस्ट करा, और मेरे पास क्या करा उसने, ऑसम प्रोजेक्ट के नाम का एक प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर देगा वो। ये थोड़ा टाइम लगाएगा, जाहिर सी बात है, मेरे पास पूरे प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसीज आएंगी सारी, और सारी चीजें मेरे पास इंस्टॉल करवाएगा वो। तब तक हम डिस्कस कर लेते हैं जनाब कि हाउ रिएक्ट नेटिव वर्क्स। ताबिश आप करना चाहेंगे? सर मैंने सुना, सॉरी। मैं कह रहा था तब तक हम डिस्कस कर लेते हैं कि रिएक्ट नेटिव काम कैसे करता है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा देखें, नेट अब तक हमने क्या इस्तेमाल किया था, अब तक हमने मेनली ये जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल करी, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के बाद हमने देखा कि यार हमें एक वेब एप्लीकेशन बनानी है, तो उसके लिए हमने देखा कि यार हमारे पास जो है वो 2-3 चीज़ अवेलेबल थी, जिसमें एंगुलर था, रिएक्ट जेएस था, व्यू था। तो उसमें से हमने जो है वो जो हमने सर्च किया और जो भी हॉट फेवरेट चल रही है चीज़, हमने कहा भाई रिएक्ट है, तो हमने उसको वो सीखी। अच्छा, अब हम रिएक्ट नेटिव हमारे पास इस्तेमाल करने की वजह क्या है? भाई मोबाइल एप्लीकेशन तो और भी डिफरेंट चीज़ों से बन रही है, तो वाई वी यूज़ रिएक्ट नेटिव, और हम यही क्यों सीख रहे हैं, उसकी वजह है। देखें, हमने क्या किया, हमने एक लैंग्वेज सीखी। हम ये चाह रहे थे कि हम एक लैंग्वेज यानी वेब एप्लीकेशन के लिए मुझे ऐसा ना हो कि मुझे अलग एप्लीकेशन सीखनी पड़ रही हो। बैकएंड की अगर डेवलपमेंट करनी है तो मुझे कोई अलग एप्लीकेशन सीखनी हो, मोबाइल एप्लीकेशन करो तो मुझे एक अलग एप्लीकेशन सीखनी हो। तो मैं 3-3 लैंग्वेजेस को सीखूंगा, तो ये मेरे लिए बहुत हेडेक हो जाएगा, और किसी के लिए भी बहुत हेडेक हो जाएगा तो समझना और उसको यूटिलाइज करना। इसके लिए हमारे पास क्या है, क्या हमारे पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम जो है वो सिर्फ एक लैंग्वेज सीखे, और सब कुछ हम क्या कहते हैं आपका, उसका सिंटेक्स को चेंज करके लिटिल बिट, जिसकी वजह से हम जो है वो सारी डेवलपमेंट कर सकते हैं। ये हमने अब तक 2 चीज़ों में करके देख चुके हैं। किस तरीके से कि हमने जब फ्रंट एंड की अपने डेवलपमेंट की, तो हमने क्या किया, हम रिएक्ट जेएस पे करे, तो रिएक्ट जेएस जावास्क्रिप्ट पे लिखी हुई थी, तो हमें इतना मुश्किल नहीं हुआ। बट समहाउ हमें 2-3 चीज़ें हमें सीखने को मिली, जिसमें स्टेट हो गया, प्रॉप्स हो गया और लाइफ साइकिल वगैरह हो गया। हमने 2-3 चीज़ें नई सीखी, और हमने एक वेब एप्लीकेशन बनाना सीख ली। सिमिलरली फिर हम आए नोड जेएस पे, तो नोड जेएस भी बेसिकली जावास्क्रिप्ट पे लिखी हुई थी, तो हमें ज़्यादा कोई उसमें मसला नहीं हुआ। बट हमने थोड़ी बहुत उसमें चीज़ें सीख ली, मॉडल्स किस तरीके से बनते हैं, स्कीमा किस तरीके से बनता है, और सारी चीज़ें कि सर्वर डॉट जेएस का फोल्डर वगैरह सारी चीज़ें, तो वो हमने देखा। अब मोबाइल एप्लीकेशन भी हमें आनी चाहिए एज अ डेवलपर, तो अब बजाय से कि हम किसी और पे जाते, तो हमें क्या उसने जावास्क्रिप्ट बता दिया कि आपने जावास्क्रिप्ट नहीं, आपको जो एक चीज़ दी कि भाई रिएक्ट नेटिव आप इस्तेमाल करें, जावास्क्रिप्ट के प्लेटफॉर्म पे ही लिखी हुई है, तो आपके लिए ज़्यादा आसानी है कि आप किसी और पे ना, यानी किसी और लैंग्वेज को सीखने की ज़रूरत ना पड़े। आप उसने आपको जो है वो एक रिएक्ट नेटिव नाम की चीज़ दे दी, जिसकी वजह से आप जो है वो मोबाइल एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। अच्छा जी, एक और चीज़, मोबाइल एप्लीकेशन की अगर बात की जाए, तो मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो 2 तरीके की होती है, एक नेटिव एप्लीकेशन होती है और एक हाइब्रिड एप्लीकेशन होती है। नेटिव के लिए आपके पास क्या है कि उसके लिए एंड्रॉयड एप्लीकेशन अलग बनेगी, और आईओएस की एप्लीकेशन जो है वो अलग बन रही होगी, जिसमें आपकी नेट अगर एंड्रॉयड की जाए तो जावा और कॉटलिन वगैरह हो गई, और अगर आईओएस की बात जाए तो हमें स्विफ्ट पे काम करना पड़ता है, इस वजह से। तो ये हो गई आपकी नेटिव एप्लीकेशन। अगर आपने मोबाइल एप्लीकेशन बनानी है तो अपने नेटिव एप्लीकेशन। एक और तरीका हमारे पास अब आ गया है, वो है हाइब्रिड एप्लीकेशन। हाइब्रिड एप्लीकेशन में क्या है हमारे पास कि, अच्छा, रिएक्ट नेटिव जो हमारा हाइब्रिड एप्लीकेशन ही है, यानी हाइब्रिड लैंग्वेज ही है। ये क्या करता है, ये हमें एक ही, यानी आप एक ही डेवलपमेंट करें, आप एक ही कोड लिखें, वो कोड आपके पास एंड्रॉयड पे भी चलेगा, और बहुत ही, यानी हमारे पास कम चेंजेस करने से ही हमारे पास वही कोड जब हम आईओएस की एप्लीकेशन भी उसी से बना सकते हैं। तो बजाय इसके कि मैं 2 अलग-अलग, क्योंकि डेफिनेटली यार अगर मैं मोबाइल एप्लीकेशन बना रहा हूँ, तो मुझे वो एंड्रॉयड के लिए भी बनानी होगी, मुझे वो आईओएस के लिए भी बनानी होगी। मेरे यूज़र सिर्फ एंड्रॉयड तो नहीं है, मेरे यूज़र तो आईओएस वाले भी हैं, तो मुझे डबल-डबल काम करना पड़ेगा। तो हाइब्रिड अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको बहुत आसानी हो जाती है कि आपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाई, ठीक है? और सिमिलरली आपने कुछ चीज़ें चेंज करके जो है, ऐसा नहीं होगा कि पूरा शुरू से काम करना पड़ रहा है, पूरा कोड लिखना पड़ रहा है, बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ रही हैं। नेटिव में ऐसा ही होता है।
बट हाइब्रिड में क्या है, आपके पास सिर्फ दो, आपने कुछ चीज़ें चेंज करने पे वही एप्लीकेशन जो है वो iOS पे भी रन हो जाएगी, तो आपके पास एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी तैयार हो जाती है और iOS एप्लीकेशन भी तैयार हो जाती है। तो ये हाइब्रिड एप्लीकेशन का सर आप आई गेस थोड़ा बेटर है या बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये आपको 2 डिफरेंट चीज़ें बता दी गई जनाब कि हाइब्रिड एप्लीकेशंस और नेटिव एप्लीकेशंस के बारे में। मेरा ख़्याल है बहुत बेहतर बहुत बेहतर अंदाज़ में बता दी। मैं बस थोड़ी-सी एडिशन करूँगा कि जब आप नेटिव एप्लीकेशन चूज़ करते हैं तो उसकी कुछ डेडिकेटेड वजूहात होती हैं, और जब आप हाइब्रिड एप्लीकेशन चूज़ करते हैं तो उसकी कुछ ख़ास वजूहात होती हैं कि आप कहते हैं कि यार मुझे हाइब्रिड एप्लीकेशन बनानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं कि यार मुझे एक ऐसी एप्लीकेशन बनानी है जहाँ पे मुझे परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बहुत सारा काम करना होगा। मुझे बहुत सारा डेटा बहुत सारे जगहों पे दिखाना है, और उसके अंदर मुझे जो है मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि एप्लीकेशन थोड़ा स्लो चले या लैग करे किसी तरह। या कोई ऐसा गेम बनाना है जहाँ पे रेंडरिंग बहुत सारी हो रही है, तो वहाँ पे आपकी ज़िम्मेदारी होती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको ज़रूर हाइब्रिड नेटिव एप्लीकेशन पे ही जाना पड़ जाएगा। क्योंकि हाइब्रिड एप्लीकेशन के अंदर जनरली जो है वो लो वेट की जो एप्लीकेशन होती हैं वो बनाई जाती हैं। या उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अगर आपने एक भारी एप्लीकेशन जिसके अंदर बहुत कॉम्प्लेक्स सी रेंडरिंग वगैरह शामिल है, वो अगर आपने हाइब्रिड एप्लीकेशन के अंदर बनाने की कोशिश की तो आपकी एप्लीकेशन के अंदर बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी। आपकी एप्लीकेशन के अंदर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के 2 सेकंड बाद आपको लिख दिखेगा कि क्लिक हुआ है। फिर उसके बाद आपके बाद 1 सेकंड बाद आपके पास डायलॉग खुलेगा। इस तरह आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा होता है कि आपकी एप्लीकेशन के अंदर लैग आ रहा है। तो आप क्या करते हैं जनाब, जो सिंपल एप्लीकेशन होती हैं, फॉर्म बेस्ड एप्लीकेशन आमतौर पे वो आप हाइब्रिड एप्लीकेशन में बनाते हैं। और जहाँ पर आपको कुछ ग्राफ वगैरह, चार्ट वगैरह दिखाने हैं प्लेन सिंपल से, तो वो भी आप हाइब्रिड एप्लीकेशन के अंदर बना सकते हैं। बट अगर कोई कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन है, थोड़ी देर के लिए कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन की बात कर लूँ तो मैंने कह लेते हैं थोड़ी देर के लिए मैं जो है वो दराज की एप्लीकेशन बनाना चाह रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो दराज की एप्लीकेशन हाइब्रिड एप्लीकेशन बना के मैं गलती कर रहा हूँ, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी अलग-अलग कैंपेन्स हैं, बहुत सारा अलग-अलग डेटा है मुझे इस तरह शो करवाना है। तो मुझे चाहिए कि मैं नेटिव एप्लीकेशन के अंदर इन्वेस्ट करूँ और नेटिव एप्लीकेशन बनाऊँ, हाइब्रिड ना बनाऊँ। ठीक है? क्योंकि अगर मैंने हाइब्रिड बनाई तो मेरे यूज़र के साथ वही होगा जो आज दराज के एप्लीकेशन के अंदर होता है कि वो बहुत बुरा-सा एक्सपीरियंस आता है। वो चाहे हाइब्रिड खुलती है या वेब व्यू खुलता है, जो भी खुलता है वो, बट वो बहुत बुरा-सा एक्सपीरियंस होता है। इस तरह की कोई भी एग्ज़ाम्पल ले लें, जो एक बड़ी एप्लीकेशन है, अगर आप उसको फ़ोन के ऊपर चलाने की कोशिश करें, तो एक छोटी-सी एप्लीकेशन है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक दुकान के लिए आपको एप्लीकेशन बनानी है, एक सुपरमार्ट के लिए एक छोटी-सी सुपरमार्ट है, उसके अंदर टोटल 40-50 प्रोडक्ट्स हैं, उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन बनानी है, जिसके पास बहुत थोड़े से यूज़र्स हैं, तो हाइब्रिड एप्लीकेशन बहुत बेहतर है। या आप कह लीजिए कि आपको अपने ऑफ़िस के लिए सारे कोलीग्स के लिए अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, तो आप हाइब्रिड एप्लीकेशन बना सकते हैं, क्योंकि यार एक ऑफ़िस के अंदर लिमिटेड कोलीग्स होंगे, 400-500 से ज़्यादा तो नहीं होंगे ना। मैक्सिमम 400-500 कराची के अंदर एक ऑफ़िस के अंदर कोलीग होंगे बैठे हुए। इस तरह की अगर आपके पास एप्लीकेशंस हैं, तो आप जो है वो हाइब्रिड एप्लीकेशन बना सकते हैं। हाइब्रिड एप्लीकेशन की भी डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं, ठीक है? जैसे सबसे पहले आपके पास एक 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 टेक्नोलॉजी आई फ़ोनगैप के नाम की। फ़ोनगैप के नाम की टेक्नोलॉजी आपको क्या देती थी? वो कहती थी कि आपके एप्लीकेशन के अंदर अपना कोड पूरा एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखें, प्लेन एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट के अंदर। और वो क्या काम करती थी? आपके फ़ोन के अंदर वेब व्यू खोल देती थी। वेब व्यू क्या होता है? एक एंड्रॉइड का एक कंपोनेंट होता है वेब व्यू। वेब व्यू ये काम करता है कि आपके एचटीएमएल को रेंडर कर देता है। तो दिखने में लगता है आपका कि आपकी एप्लीकेशन फ़ोन के ऊपर इंस्टॉल्ड है और वो फ़ोन के ऊपर इंस्टॉलेशन के बाद चल रही है, लेकिन एक्चुअली वो चलाती एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट थी। तो जिसकी वजह से आपको बहुत बेहतर यूज़र एक्सपीरियंस नहीं मिल पाता, तो वो लगता है ऐसे ही था जैसे आप एक वेब एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि वो इंस्टॉल होके चलती थी और बीच में वो उसके पास एक वेब व्यू का ब्रिज था, तो वो स्लो हो जाती थी, रेंडरिंग उसके अंदर भी स्लो होती थी। फिर इस तरह डिफरेंट डिफरेंट आपके पास उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आती गई, और अब जो रिएक्ट नेटिव की इम्प्रूवमेंट है वो क्या काम करती है? ये काम इस तरह करती है कि ये 2 अलग-अलग थ्रेड्स चलाती है साथ में पैरेलल में। पहले थ्रेड के अंदर वो ये काम करती है कि वो रेंडरिंग करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और ये नेटिव एंड्रॉइड वाली रेंडरिंग करवाता है। यानी रेंडरिंग जो भी आप अपने कंपोनेंट बनाते हैं, आप कहते हैं यार मुझे एक बटन बनाना है, तो वो बटन एक्चुअल एंड्रॉइड वाला बटन बनेगा, और एक्चुअल एंड्रॉइड ही उसको बनाने के लिए ज़िम्मेदार होगा। आप उसको बनाने की ज़िम्मेदार आपकी एप्लीकेशन, ये कह लीजिए कि आपकी एप्लीकेशन के ऊपर कोई लेयर नहीं है, जो उस बटन को बना रही है। एक्चुअली जब आपने कहा कि यार एक बटन बना दो, एक टेक्स्ट फील्ड बना दो, तो एक्चुअली जो एंड्रॉइड का बटन होता है और एक्चुअली जो एंड्रॉइड की टेक्स्ट फील्ड होती है, वही बनेगा लेआउट के ऊपर। लेकिन उसके साथ जो इंटरेक्शन होती है, वो नेटिव इंटरेक्शन नहीं होती, बल्कि वो ब्रिज एप्लीकेशन इंटरेक्शन होती है। यानी बीच में आपका कोड जो पीछे चलता है, वो आप चलाते हो उसके अंदर जावास्क्रिप्ट है, तो वो जावास्क्रिप्ट ही एग्जीक्यूट हुई होती है। बट वो बीच में उसने क्या करा होता है, वो एक लेयरिंग या बीच में ब्रिजिंग वाला काम करा होता है। ये चीज़ थोड़ी-सी फिलहाल समझने के लिए मुश्किल है। हम 1-2 दफ़ा 3-4 चीज़ें बनाना शुरू कर देंगे, तो हमें ये चीज़ें शायद थोड़ी-थोड़ी समझ में आना शुरू हो जाएँ। ठीक है? अच्छा, अब मेरे पास जो मैंने प्रोजेक्ट स्टार्ट करा था ऑसम प्रोजेक्ट के नाम का, वो मेरे पास इंस्टॉल हो चुका है।
तो अब आता है और उसको चेंज करके उसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं पहले, फिर उसको चेंज करके देखेंगे। एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, मैंने कहा cd अपने प्रोजेक्ट के अंदर आ जाऊं, ऑसम प्रोजेक्ट के अंदर आ गया मैं, और ऑसम प्रोजेक्ट के अंदर आके मैंने कहा npm रन, सॉरी यहाँ पे रन दिया हुआ है एंड्रॉइड के लिए, आपने क्या करा, ऑसम प्रोजेक्ट के अंदर आ गया, फिर आपने कहा npm react native run dash android, तो मैंने कहा npm npx कह लीजिए, npm कह दीजिए, कोई इशू नहीं है, फर्क नहीं पड़ता, npx react dash native run dash android। उससे पहले देख लें कि एक दफ़ा आपका एमुलेटर सही चल रहा है अपनी जगह, एमुलेटर ओके है, ये अपनी जगह एग्जीक्यूटेड है, तो मैंने यहाँ पे कहा npm npx run react native dash android, एंटर करा, तो ये क्या काम करेगा, अब मेरे प्रोजेक्ट के अंदर जो भी सोर्स पड़ी हुई है उसको कंपाइल करेगा और मेरे पास फोन के ऊपर उसको लॉन्च करने की कोशिश करेगा। एक नया टर्मिनल खोला इसने, इसको खुले रहने देता, हमें इसका फर्क नहीं पड़ता फिलहाल। स्टार्टिंग डीमन, ये टाइम लगाएगा फर्स्ट टाइम, जब वेरी फर्स्ट टाइम आप इंस्टॉल करोगे तो ये आपके पास अच्छा खासा टाइम लगाएगा। ग्रेडल की बिल्ड डाउनलोड करता है तो हो सकता है उसके अंदर आपको 5-7 मिनट का टाइम लग जाए फर्स्ट टाइम लॉन्च करने में, लेकिन सेकंड टाइम आप देख रहे हैं वो 1 मिनट के अंदर अंदर आपके फोन के ऊपर लॉन्च भी हो जाएगी आपको। सर जी सर, रन करने के लिए हमें प्रोजेक्ट का नाम नहीं बताना पड़ता? मैंने प्रोजेक्ट के रूट आ गया ना, मैं यहाँ पे देखें cd प्रोजेक्ट के अंदर आया था ना, मैं ठीक है ठीक है। प्रोजेक्ट के अंदर आके फिर मैंने अपने पास फिर उस कमांड को एग्जीक्यूट करा था। फोन मेरा ऑनलाइन अवेलेबल है, ये कुछ प्रोसेस चल रहे हैं, ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगे, 98% एग्जीक्यूशन यहाँ दिखा रहा है। सर ये कौन सा फोन है? ये कौन सा फोन है, ये हमने एंड्रॉइड 4 से पिक्सल 4 सेलेक्ट करा था। आप कोई सा भी फोन सेलेक्ट कर सकते हैं, बस उसके अंदर वो जो कहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा इंस्टॉल करना है, तो वो आपने एंड्रॉइड 10 करना होगा। ठीक है जी, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, बिल्ड कंप्लीट हो गई, उसको वो रेंडर करवाएगा और ये मेरे पास रेंडर्ड एप्लीकेशन आ गई, जो कि दिखने में बिल्कुल लगेगा कि नेटिव एंड्रॉइड की एप्लीकेशन है। ठीक है जी, और इसका अगर आप कोड देखना चाहें तो आप कोड भी देख सकते हैं, कोड को चेंज करना चाहें तो कोड को चेंज भी कर सकते हैं। कैसे देखेंगे, कैसे चेंज करेंगे, मैं आया जनाब यहाँ पर प्रोजेक्ट के अंदर, ऑसम प्रोजेक्ट के अंदर फॉर एग्जांपल, और इसको हम खोल लेते हैं कंट्रोल सी, और मैंने कहा विजुअल स्टूडियो कोड, मैंने बहुत दिनों से इस पर लॉन्च नहीं करा है विजुअल स्टूडियो कोड, इसको मैं कर दूं बंद और इसको मैं कर दूं, ये तो मैंने खोला था अभी रिसेंट, उसके लिए क्लोज फोल्डर कर देते हैं, और मैंने कहा जनाब ओपन फोल्डर करो, कौन सा वाला, ये तो नहीं, ये वाला फोल्डर ओपन करते हैं, और इसको मैंने कह दिया सिलेक्ट फोल्डर, कैसे करूंगा मैं, यहाँ से आके सिलेक्ट फोल्डर कर दिया, तो ये मेरा उसने प्रोजेक्ट खोल दिया। इसके अंदर app.js के अंदर देखें आप, तो ये पूरा कोड लिखा हुआ है जो कि आपको दिखने में लगेगा रिएक्ट नेटिव जैसे, रिएक्ट जैसा ही कोड है बिल्कुल, और ये क्या काम कर रहा है जनाब, ये काम ये कर रहा है कि आपकी एप्लीकेशन को स्टाइल भी कर रहा है और उसके कंपोनेंट्स भी बना रहा है और उन कंपोनेंट्स को रेंडर भी कर रहा है। रिएक्ट नेटिव जो है वो 95% वो रिएक्ट वाली मेथोडोलॉजी यूज करता है कि उसी तरह आपके पास कंपोनेंट्स बनते हैं, उसी तरह हायरार्की बनती है, उसी तरह पेरेंट चाइल्ड एलिमेंट बनते हैं, उसी तरह स्टेट मैनेज होती है। बस स्टाइलिंग का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, वो मैं बता दूंगा क्या होता है। कंपोनेंट्स रिएक्ट नेटिव के अपने होते हैं, जैसे हमने वहाँ पे कंपोनेंट की लाइब्रेरी यूज करी थी, इस तरह यहाँ पे रिएक्ट नेटिव हमें खुद से डिफॉल्ट पे कंपोनेंट की लाइब्रेरी देता है। हम अगर चाहें तो हम उसको यूज कर सकते हैं, या और भी बहुत सारी थर्ड पार्टी ओपन सोर्स कंपोनेंट की लाइब्रेरी से हम वो यूज कर सकते हैं। इसके अंदर कोई चेंज करें, चेंज करके उसको वेरीफाई करना हो तो कैसे, बहुत सिंपल सा वेरीफाई करने का तरीका है। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे पास ये कोड देखे तो वेलकम टू रिएक्ट मेरे पास ये लिखा हुआ है, अब ये वेलकम टू रिएक्ट कहाँ से लिखा रहा होगा, मैंने कहा वेलकम टू, ये तो कहीं और लेके जा रहे हैं मुझे, मेरे पास यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा नजर ये, स्टेटस बार है मेरे पास, यहाँ पे इसको मैं स्क्रॉल को लिमिट कर दूं तो सेव एरिया व्यू है, सेव एरिया व्यू के अंदर स्क्रॉल व्यू है, स्क्रॉल व्यू के अंदर मेरे पास क्या आ गया, स्क्रॉल व्यू के अंदर मेरे पास आ गया जनाब ये डिटेल्स आ गई, और फिर स्टेप 1 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो स्टेप 1 ये वाला व्यू है, ये वाला व्यू स्टेप 1 है, फिर स्टेप
ये डिफरेंट मेरे पास कंटेनर बने हुए, एलिमेंट्स बने हुए हैं, और फिर मेरे पास लर्न मोर स्किल्स के मेरे पास एक कंपोनेंट बना होगा, वो कंपोनेंट मेरे पास आ रहा है रिएक्ट नेटिव लाइब्रेरी से, उसने ये कंपोनेंट उठाया होगा। ओके, यानी कुछ आपके पास बने बनाए कंपोनेंट जो हैं, न्यू ऐप स्क्रीन फॉर एग्जांपल, ये रिएक्ट नेटिव की लाइब्रेरी से उठाए उसने, और फिर अगर आप चाहें तो अपने कंपोनेंट्स बना के भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हम बनाएंगे इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में, हमारे पास अभी टाइम बिल्कुल होना चाहिए, 12:20 में हम अभी कंपोनेंट बनाएंगे और उसको देखेंगे। अभी हमारे पास जो बने बनाए कंपोनेंट है उसके अंदर एडिट करके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये सारे व्यूज मैंने हटाए, ये सारे व्यूज मैंने रिमूव करे, इसको मैंने करा सेव करने के बाद यहाँ पर आके मैंने फोन के ऊपर आके दो दफा टैप, ओके मैंने क्लिक कर दिया था, अपॉलॉजीज। यहाँ फोन के ऊपर आके मैंने दो दफा प्रेस करा आर, तो उसने रिफ्रेश करा अपने आप को, और ये तो अपडेटेड नहीं दिखाया, क्या कर रहा हूँ मैं, गलती कर रहा हूँ कुछ। सेफ रिव्यू ये रहा, और स्टेटस बार, सिर्फ स्टेटस बार छोड़ देता हूँ, उसको सबको हटाया मैंने, सेव कराया, रिफ्रेशिंग। हाँ, अब मेरे पास रिफ्रेश कंटेंट दिख रहा है, सिर्फ डार्क स्टेटस बार आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है जी, और मैंने इसको अंडू करा, और यहाँ पे मैंने लर्न मोर छोड़ दिया सिर्फ और सिर्फ, रिफ्रेशिंग नहीं, यानी ये सारी चीज़ें उसने व्यू के अंदर ऑलरेडी चीज़ें इंस्टॉल करा हुई हैं। हेडर को रिमूव कर दूँ, मतलब इस तरह के सारे मेरे पास कंपोनेंट्स बने हुए आ रहे हैं। मैं अपनी मर्ज़ी के कंपोनेंट्स को यूज़ करूँगा और उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दूँगा। यहाँ पे मेरे पास कोई कोड के अंदर एरर है, तो शायद इस वजह से वो मुझे उसका इफ़ेक्ट नहीं दिखा रहा। बहरहाल मैं आता हूँ जनाब यहाँ पे हमारे पास कंपोनेंट्स की पूरी डायरेक्टरी, पूरी लिस्ट है। ये सारे कंपोनेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, इनमें से कोई सा भी कंपोनेंट यूज़ करिए और अपना काम करवाइए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक टेक्स्ट फ़ील्ड बनानी है, तो टेक्स्ट फ़ील्ड बनाने का कंपोनेंट कहाँ पर आपके पास ये रहा। फंक्शन कंपोनेंट्स भी बना सकते हैं और क्लास कंपोनेंट बना सकते हैं। अ, यहाँ पे उसने उसको रेंडर करके भी दिखा दिया ऑन वेब के ऊपर, के वेब के ऊपर उसको कैसी रेंडरिंग मिलेगी, किस तरह दिखेगा उसको स्क्रीन के ऊपर। आपने क्या करा, आपने वो स्टेटमेंट उठाई हुई है, रिएक्ट यूज करा हुआ है, टेक्स्ट और स्टाइल शीट आपने कहाँ से ले लिया, रिएक्ट नेटिव से ले लिया, और ऑन प्रेस के ऊपर आप क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग करा देते हैं, जबकि अपने पास ये टेक्स्ट बनाया हुआ है और ये स्टाइल बनाया हुआ है। ये पूरा मैंने वो एलिमेंट को कॉपी करा, पूरे एलिमेंट को यहाँ से लेकर यहाँ तक के पूरे को मैंने करा कॉपी। टेक्स्ट व्यू क्या है, ये टेक्स्ट जो है आपके पास एक प्लेन कह लीजिए स्पैन है या डिव है, ठीक है जी। और इनपुट फील्ड्स आपको बनानी, टेक्स्ट इनपुट आपके पास अवेलेबल है, ये बना के दिखा दूं मैं आपको अभी फिलहाल जल्दी से, फिर हम एक एक कंपोनेंट्स को डिटेल में एक्सप्लोर करते चले जाएंगे। इन्होंने क्या करा जनाब, ये मैंने कंपोनेंट कॉपी करा, अपने कोड के अंदर आया, मैं वीएस कोड के अंदर, विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर आया, यहाँ पर आकर मैंने एक नया कंपोनेंट बनाया। तो कंपोनेंट्स के लिए हमें एक डायरेक्टरी बनानी चाहिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा, कंपोनेंट्स। और कंपोनेंट्स के अंदर आके मैंने क्या कहा, मैंने एक नई फाइल बनाई, कस्टम कस्टम टेक्स्ट डॉट जेएस। अच्छा, यूजलेस टेक्स्ट इनपुट इन्होंने नाम रखा था, तो हमें भी ये नाम रखना चाहिए, क्या यूजलेस टेक्स्ट इनपुट डॉट जेएस के नाम की हमने फाइल बना ली। ये कुछ भी नहीं है, सिंपल एक टेक्स्ट फील्ड बना के दिखा देता है स्क्रीन के ऊपर। तो हमने कहा जनाब यूजलेस प्लेस होल्डर आ जाएगा, और उसके ऊपर तो इसको यूज कैसे करेंगे, इस तरह एक प्लेन रिएक्ट के एप्लीकेशन के अंदर यूज करते हैं उसी तरह यूज करेंगे। इसको मैंने इस वाली फाइल को मैंने इंपोर्ट करवाया, यहाँ पर इंपोर्ट करने के लिए कहा आपने इंपोर्ट कर लो फ्रॉम डॉट स्लैश। सर जी सर। इसमें हम स्टाइलिंग के लिए बूटस्ट्रैप यूज कर सकते हैं? नहीं, दूसरे यहाँ पे स्टाइलिंग का तरीका अलग है, मैं उस पर डिटेल में आऊंगा इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में, जस्ट ठीक है। ठीक है। यूजलेस क्लास ऑन टेक्स्ट इनपुट आपने इंपोर्ट करवाया, और मैंने ये क्या है जनाब, ये पूरा हटाया, और यहाँ पे मैंने इसको यूज कर लिया, यूजलेस टेक्स्ट इनपुट, इसको यूज कर लिया हमने। यहाँ पर आके रिफ्रेश करें तो वो यूजलेस प्लेस होल्डर के साथ टेक्स्ट फुट आ गई। आप इसके अंदर आइए और टाइप करना शुरू कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा HELLO, और या फिर आप यहाँ पे कीबोर्ड से डायरेक्ट टाइप कर लें वर्ल्ड, तो एक टेक्स्ट फील्ड आ गई आपके पास।
अब उस टेक्स्ट फील्ड को आपके पास अब अभी सिर्फ मैंने एक टेक्स्ट फील्ड बना के दिखाई थी, इस तरह के बहुत सारे कंपोनेंट्स बना सकते हैं आप। इमेज बना लीजिए, कुछ बना लीजिए, कुछ डिव बना लीजिए, एक लिस्ट बना लीजिए, फॉर्म बना लीजिए, पूरा इस तरह सारी चीजें करवा सकते हैं। स्टाइलिंग के लिए तरीका यूज करते हैं थोड़ा सा डिफरेंट है, हमारी जो डिफॉल्ट स्टाइलिंग होती है उससे डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने देखें, आप क्या करते हैं, आप करते ये हैं स्टाइल करने के लिए, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अगर इन्होंने स्टाइल करा तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। स्टाइल डॉक्यूमेंट के अंदर आते हैं, स्टाइल 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 कहाँ गया, तो बटन को देखें आप। यहाँ पे देखें, स्टाइल करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, आपको करना पड़ता है स्टाइल शीट डॉट क्रिएट। और स्टाइल शीट आपके पास कहाँ से आती है, ये आती है रिएक्ट नेटिव के अंदर से। रिएक्ट नेटिव के अंदर से इन्होंने स्टाइल शीट इंपोर्ट करवाई हुई, ये रहा स्टाइल शीट डॉट क्रिएट। और क्रिएट के अंदर फिर आपके पास क्या होता है, आप अपनी मर्जी का कोई भी की बनाते हैं और उसके अंगेज में उसके स्टाइल्स बता देते हैं। फिर ये जो की होती है, ये आप कहते हैं स्टाइल्स डॉट कंटेनर फॉर एग्जांपल, तो ये स्टाइल्स डॉट कंटेनर उन्होंने यहाँ पे यूज करा होगा, स्टाइल्स डॉट फिक्स टू टेक्स्ट। तो फिक्स टू टेक्स्ट के नाम का यहाँ पे उन्होंने ये बनाया हुआ की, और उसके अंदर फिर उन्होंने अपनी अपने स्टाइल्स बताए हुए यहाँ पर। यहाँ पे जो सारी क्या नाम है, कह लीजिए कि लेआउट जो सारा बनाएंगे आप, वो फ्लेक्स लेआउट की मदद से बनाएंगे। तो अगर आपने फ्लेक्स HTML CSS के टाइम पे मिस करा था, तो आपको यहाँ पे दोबारा थोड़ा सा याद करने की जरूरत पड़ेगी। उसको याद कर लीजिए, तो आपके लिए स्टाइल करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। फ्लेक्स लेआउट की मदद से पूरा पूरा स्टाइल बनता है यहाँ पे, और उसकी मदद से स्टाइल शीट डॉट क्रिएट करके आप करते हैं, और फिर उसके अंदर फिर अपनी मर्जी का की के अगेंस्ट में अपनी मर्जी के वैल्यूज, की वैल्यू पे के अंदर अपने स्टाइल बता दिए। फॉर एग्जांपल जैसे फ्लेक्स 1 जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, मार्जिन हॉरिजॉन्टल, आपने मार्जिन हॉरिजॉन्टल यानी मार्जिन टॉप और मार्जिन बॉटम अलग अलग नहीं दिए, मार्जिन हॉरिजॉन्टल के नाम की एट्रीब्यूट है यहाँ पर, उसकी वैल्यू आपने दी 16। तो जो कंटेनर वाला एलिमेंट होगा, फॉर एग्जांपल ये कंटेनर वाला एलिमेंट है, तो उसको ये वैल्यूज मिल गई। अच्छा, मजे की बात ये है कि यहाँ पर आप इसको एडिट करके देख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने मार्जिन हॉरिजॉन्टल के, या फॉर एग्जांपल मैंने ये कंटेनर का सारी CSS हटा दी, तो उसने क्या करा, उसको डिफॉल्ट व्यू के ऊपर ले गया। अगर आपने कोई चीज वेरीफाई करनी है तो आप यहाँ पे चला के देख लीजिए थोड़ी देर के लिए कह लीजिए, या फिर आपने अगर आपके पास डायरेक्ट एप्लीकेशन रनिंग है तो आप वहां पे चला के भी देख लीजिए। जैसे ये मैंने टेक्स्ट फील्ड बनाई थी, मुझे इसके ऊपर कुछ स्टाइल अप्लाई करना है, तो मैंने यहाँ पर आके रिएक्ट नेटिव के अंदर से पहले मैंने क्या करा, स्टाइल शीट को इम्पोर्ट करा, स्टाइल शीट को इम्पोर्ट करा। फिर आप कहेंगे const styles equals to style sheet dot create। क्रिएट करते वक्त आप क्या बताएंगे, अपनी की वैल्यू पेयर्स के अंदर अपने बताएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने क्या दिया, माय टेक्स्ट फील्ड, और माय टेक्स्ट फील्ड को आपने क्या कह दिया, माय टेक्स्ट फील्ड के अगेंस्ट में आपने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट के अंदर आपने बता दिया मार्जिन, सिर्फ मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन कह दी मैंने, मार्जिन कॉलन 20 पिक्सल्स, और ये पिक्सल्स में तो मुझे कोट्स में देना चाहिए 20 पिक्सल्स। ठीक है, अभी तक कोई मार्जिन अप्लाई नहीं हुई क्योंकि मैंने इस वाले टेक्स्ट फील्ड के स्टाइल को अपने अपने फील्ड से एसोसिएट नहीं करा। अभी इसके ऊपर स्टाइल के अप्लाई हुआ है, हाइट ये अप्लाई हुआ है, बॉर्डर ये अप्लाई हुआ है, बॉर्डर विद अप्लाई हुआ ये हुआ है, तो मैंने इसको यहाँ से करा कट, यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया ताकि वो वाला रूल भी रहे और ये वाला रूल भी रहे। उसको फॉर्मेट कर देते हैं, ऑल्टर शिफ्ट F से फॉर्मेट हो गया। और स्टाइल को यहाँ से हटा दूं तो डिफॉल्ट पे कैसा दिख रहा है, डिफॉल्ट पे ऐसा दिख रहा है टेक्स्ट फील्ड जहाँ पे मैं टाइप कर सकता हूँ, कोई बॉर्डर नहीं है। और स्टाइल्स अप्लाई करने हैं तो मैंने यहाँ पे कहा स्टाइल्स, स्टाइल्स होता है, स्टाइल प्लूरल होता है, कहाँ गया, स्टाइल, स्टाइल सिंगुलर है, स्टाइल इक्वल्स टू, और आपने फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर आपने बता दिया स्टाइल डॉट, एक्चुअली ऑब्जेक्ट नहीं, ये तो रिएक्ट नेटिव की वैल्यू, रिएक्ट के होता है ना कि जो डायनामिक वैल्यू होती है आप कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। स्टाइल्स डॉट माय टेक्स्ट फील्ड सेव करवाया, यहाँ देखिए तो आपके पास एरर आ गया, एक क्या कहता है जनाब, मार्जिन इन शैडो टाइप ऑफ नोड इनपुट टेक्स्ट, मैंने कुछ गलती कर दी तो यहाँ पे मेरे पास एरर आ गया, क्या कहता है जनाब, अननोन वैल्यू 20 पिक्सल्स। यहाँ पे इन्होंने वैल्यूज किस तरह दी हुई हैं जनाब, वैल्यूज 20 पिक्सल नहीं दे सकता मैं, पिक्सल्स, ओके सॉरी, मुझे उसकी वैल्यू देनी है, उसका यूनिट नहीं बताना होता, तो मैंने यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ 20 लिखना पड़ेगा। और यह देखिए तो अब यहाँ पे आके रिफ्रेश करवाया मैंने, तो यूजलेस प्लेस होल्डर मेरे पास वो मार्जिन के साथ नजर आ रहा है, डिफॉल्ट वैल्यू ये आ गई उसकी। और जो भी रिएक्ट की स्टेट सेट करने का तरीका होता है, आप अपने ये वाली जो यहाँ पे जो जो चेंज आ रहा है वो कहीं पे दिखाना है तो टेक्स्ट इनपुट की जगह टेक्स्ट को इंपोर्ट करवा लीजिए, और उसके अंदर वो टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आया
मैंने आके जनाब रिटर्न, क्योंकि एक सिंगल एलिमेंट होना है तो मैंने सिंगल एलिमेंट रिटर्न करवाने के लिए इस तरह एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बना दिया, एक एम्प्टी कंटेनर बना दिया। और एम्प्टी कंटेनर के अंदर आके मैंने क्या कहा, मैंने एक चीज और एलिमेंट इंपोर्ट कराया यहाँ से टेक्स्ट के नाम का, और टेक्स्ट के नाम के कंपोनेंट को हमने यहाँ पे सरेंडर करा दिया है कि मैंने कहा टेक्स्ट के नाम का कंपोनेंट होगा जिसके अंदर क्या होगा, जो भी वैल्यू होगी वो लिखी नजर आ जाए, तो वैल्यू लिखी नजर आ जाए। यूजलेस प्लेस होल्डर वहाँ पे टेक्स्ट अंदर लिखा नजर आ गया। अब इसके अंदर चेंज आने पर आपको उस चेंज को लिसन करवाना है, तो वही काम करेंगे यहाँ पे जो रिक के अंदर करते थे कि चेंज जब भी होगा आपको क्या मिलेगा, चेंज पे अपने पास एक इवेंट आया आपके पास, तो ये मेरे ख्याल डायरेक्ट आपको वैल्यू देता है शायद, बट लेट्स सी कि क्या मिलता है। वेल आई मेरे पास थोड़ी देर के लिए, और मैंने यहाँ पे क्या कहा, मैंने कहा मुझे डिबग करवाना है कोई चीज़, तो मैंने कहा कंसोल डॉट लॉग करा लो वेल को। जब लॉग ये मिलेगा आपको, ये कहाँ मिलेगा, ये आपको मिलेगा टर्मिनल के ऊपर, ठीक है, जो भी आप कंसोल डॉट लॉग करवाएंगे। यहाँ पर आया मैं, यहाँ पर आके मैंने कुछ टाइप चेंजेस करे, इस वाले पे मिल लेता है या दूसरे वाले पे मिलता है, नोट जेएस का जो टर्मिनल खुला था, नहीं मुझे एक मिनट रुकिएगा, किसी टर्मिनल पे तो मिलता था, इसको मैं बंद कर दूं, बहुत सारे टर्मिनल खुले हुए हैं, पावर शेल की जरूरत नहीं है सर हमें, कंसोल खोला है आपने? कंसोल डॉट लॉग तो मुझे टर्मिनल पे मिलता था राइट। ना हाँ, आप वहाँ पे ये भी यूज़ कर, कंसोल डॉट वन यूज़ कर लें ताकि आपको इसी वर्चुअल मशीन पे शो हो जाए मोबाइल पे। उसी वर्चुअल मशीन पे यूज हो जाए, तो कंसोल डॉट वन कर दूं मैं, हाँ, एज अ वार्निंग शो अब डिस्प्ले करवा देगा। ठीक है। तो मैंने टेक्स्ट फील्ड के बाहर क्लिक करा, इसको रिफ्रेश कैसे करवाऊंगा मैं रिफ्रेश कराया इसको हमने, और आके अब आपने टाइप करना शुरू करा। क्या कहते हैं, ये चेंज तो नहीं होगा, ये ऑन चेंज नहीं होना चाहिए। ओके अपॉलॉजीज, ऑन चेंज, ऑन वेल चेंज होता है एक मिनट के अंदर शायद, मैं देख लेता हूँ यार, मुझे डॉक्यूमेंटेशन देखनी पड़ेगी बार बार क्योंकि ये मेरी डेली प्रैक्टिस के अंदर नहीं है। तो इनपुट टेक्स्ट इनपुट के अंदर आया मैं, और चेंज ऑन चेंज टेक्स्ट के नाम पे यहाँ पे इवेंट मिलता है हमारे पास। नहीं, ऑन चेंज टेक्स्ट तो वो है ना आपकी, क्या नाम है, स्टेट है। ऑन चेंज टेक्स्ट नहीं होगा, ऑन चेंज टेक्स्ट, हाँ ये वही इवेंट भी ये हुई, तो स्टेट है। ये रहता भी भाई, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक इवेंट का है, नाम भी वही, डन। और एग्जैक्टली हमें वो टेक्स्ट ओके देता ओके, है। अच्छा अच्छा, वो सिमिलर नेम की वजह से उसने किया हुआ, सही। ठीक है, तो जो टेक्स्ट आएगा हमारे पास, मैंने क्या कह दिया, मैंने कहा सेट ऑन चेंज टेक्स्ट। ओके यहाँ पे ऑलरेडी करवाया हुआ था उसने, मैंने देखा नहीं था, अपॉलॉजीज अपॉलॉजीज। ऑन चेंज टेक्स्ट उसने ऑलरेडी करवाया हुआ, उस पे वो टेक्स्ट के ऊपर जो भी टेक्स्ट आता है वो वैल्यू के अंदर सेट करा देता है। तो यहाँ पे उसका फायदा ये दिख रहा है कि आप, मैं जब यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, ये मैंने क्या करा, इसको हमने क्लिक पता नहीं क्यों कर दिया जूम को, खैर जब जब आप यहाँ पे चेंज कर रहे हैं वो उसकी वैल्यू स्टेट को चेंज कर रहा है, वो दूसरी जगह पे रेंडर करके दिखा रहा है। अच्छी बात ये कि ये देख लेंगे, मैं वर्चुअल मशीन पे चला रहा हूँ, जैसे जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ वो वैसे वैसे उसको आउटपुट भी दिखा रहा है। वर्चुअल मशीन के ऊपर होने के बावजूद ये इतना फास्ट है, ये रिएक्ट नेटिव के अंदर ही हो सकता था। बाकी जो पुरानी हाइब्रिड एप्लीकेशन टेक्नोलॉजीज थी उसके अंदर ये वाला काम नहीं हो पाता। बहरहाल हमने क्या देखा जनाब, हमने देखा ये कि हमारे पास उसी तरह की सारी चीजें चलती हैं। हम उसी तरह एक मशीन क्या नाम है, रिएक्ट नेटिव के अंदर भी एप्लीकेशन बनाने के बाद जब हमारे पास एक दफा एप्लीकेशन बन जाए तो कंपोनेंट्स बनाना सीखेंगे इंशाल्लाह एक एक करके, और कंपोनेंट्स बनाना सीख लेंगे हम इंशाल्लाह, तो फिर उस कंपोनेंट्स के साथ हम एक एप्लीकेशन बनाने की कोशिश करेंगे पूरी, और फिर उस एप्लीकेशन को फिर हम देख लेंगे कि बिल्ड कैसे करा जाता है इवेंचुअली, कि बिल्ड करने के बाद उसको डिप्लॉयबल फॉर्म में कैसे लेकर आया जाता है। अच्छा, यहाँ तक कोई आपके क्वेश्चंस, आपके सवालात, आपके कंफ्यूजन जो तंग कर रही हो को पहले उनको क्लियर करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कोई सवाल अगर आप पूछना चाहें। सर लाइन नंबर 13 समझ नहीं आ रहा कि हमने ऑन चेंज टेक्स्ट और फिर समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूज हो रहा देखिए हूँ। ऑन, जैसे वहां पे हमारे पास ऑन चेंज के नाम का इवेंट होता था और वो हमें कोई टेक्स्ट देता था, हमने क्या करा, हमने ऑन चेंज टेक्स्ट, यार यहाँ पे ना वैल्यू की जगह यहाँ पे सर ऊपर, हाँ, इसको सेट वैल्यू कर दें। सेट वैल्यू कर देना चाहिए था, यहाँ सेट वैल्यू, ये वैल्यू इसका नाम होना चाहिए था। अब मेरे ख्याल से थोड़ा समझ में आएगा आपके कि यहाँ पे ऑन चेंज टेक्स्ट के नाम का इवेंट मिलता है, जो आपके जो भी टेक्स्ट के अंदर चेंज आएगा ना, टेक्स्ट के अंदर, इस टेक्स्ट के नाम के वेरिएबल के अंदर आपको वो मिल जाएगा, जो भी टेक्स्ट के अंदर चेंज आता चला जाएगा। फिर उस अपडेट को आपने क्या करा, आपने जो भी नया टेक्स्ट सेट करा रहा है, यूजर फील्ड के ऊपर चेंज करवा रहा है, उसको आपने सेट वैल्यू करवा दिया।
वैल्यू और सेट वैल्यू क्या है, वो आपने वही करा है, यूज स्टेट की मदद से उठाया, react डॉट यूज स्टेट कर लें, या आप इस तरह कर लीजिए जिस तरह हम पहले करते थे। हम यहाँ पे कहते हैं यूज स्टेट, और ये यूज स्टेट यहाँ पे डायरेक्टली यूज करते थे। ये बिल्कुल प्लेन रिएक्ट के अंदर काम कर रहे हैं। आप ये थोड़ी देर के लिए अगर ये भूल जाएं कि आप रिएक्ट नेटिव के अंदर काम कर रहे हैं और ये टेक्स्ट इनपुट आपका अपना कंपोनेंट है, फॉर एग्जांपल आपका कस्टम कंपोनेंट है, तो ये बिल्कुल अब उसी तरह काम हो रहा है कि ये आपका कस्टम कंपोनेंट है जिसको अपने कुछ प्रॉपर्टीज पास करी हुई हैं और जो कुछ इवेंट्स को इमिट करता है, और आपने उस इवेंट को इमिट करके अपने पास यहाँ पे रिसीव करके अपनी मर्जी काम करवाएगा। थोड़ा सा क्लियर हो लाइन नंबर 13 आपको? यस सर, जी, अब हम क्या करेंगे, अगर कुछ सवालात अगर आपके पास नहीं है तो हम यहाँ पे अब हम मूव कर जाएंगे नेक्स्ट वाले फेज के ऊपर। पहले मैं एक दफा रिपीट कर दूंगा कि हमने अभी तक क्या क्या करा है, और फिर हम कंपोनेंट्स को पढ़ना शुरू करेंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हमारे मिलते हैं, उनको कैसे कैसे यूज करा जाता है। और फिर हम ये भी देखेंगे इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद, आज की क्लास में तो नहीं हो पाएगा, शायद कल वाली क्लास में या नेक्स्ट परसों वाली क्लास में, जो भी नेक्स्ट क्लास होगी, कि हम कैसे फिर अपने हार्डवेयर को कंट्रोल कैसे करते हैं हाइब्रिड एप्लीकेशंस के अंदर। फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि यार मेरे यूजर के डिवाइस की लोकेशन बता दो। फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि यार मेरे डिवाइस यूजर की कैमरे को एक्सेस करके तस्वीर कैप्चर कर लो। फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि यार मेरे यूजर के फोन के अंदर अंदर कौन कौन से कॉन्टेक्ट्स अवेलेबल हैं वो देख लो। फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि यार मेरे यूजर के फोन के अंदर बैटरी का स्टेटस चेक कर लो। तो इस तरह के डिवाइस के जो ऑपरेशंस होते हैं, हार्डवेयर के रिलेटेड जो ऑप्शंस होते हैं, वो कैसे करे जाते हैं, ये भी हम देख लेंगे इंशाल्लाह। ये भी हमें देखने हैं, हमारे कोड रूटीन का पार्ट होंगे। तो सर सब ये बोल हम कि जो भी हम एप्लीकेशन ओपन करते तो वो हमसे एक प्रॉम्प्ट के जरिए पूछता है कि अलाउ या डिसमिस। एग्जैक्टली अब अब जो क्या नाम है, अपडेटेड जो एंड्रॉइड वर्जन है वो अब आपसे पूछते हैं कि अब आपने अलाउ करने या नहीं करने। पहले नहीं होता था ये कंफर्मेशन, लेकिन बहरहाल हम जब अपनी एप्लीकेशन के थ्रू फॉर एग्जांपल कैमरा को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो क्योंकि ये वर्चुअल मशीन भी एक एंड्रॉइड ही फोन चल रहा है, तो ये हमसे पूछेगा कि क्या आप अपनी एप्लीकेशन को अलाउ करना चाहेंगे कि आपका कैमरा या आपकी लोकेशन एक्सेस कर ले। अगर आप यस करेंगे तो ही वो आपको अलाउ करेगा, वरना वो आपको एरर थ्रो कर देगा। ठीक है सर। चलिए, कोई क्वेश्चन, कोई सवाल किसी के यहाँ तक? मैं 1 मिनट 2 मिनट ब्रेक लूंगा। ताबिश भाई आप यहाँ तक जरा एक दफा रिपीट करवा दें कि हमने क्या क्या करा है, फिर मैं भी आके रिपीट करा देता हूँ। मैं जस्ट पानी पी के आया, हम रिपीट कर लेंगे एक दफा कि हमने क्या क्या करा, फिर हम कंपोनेंट्स को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। ठीक है, सही, बेस्ट है, बेस्ट है। ठीक, अच्छा, अब तक हमने क्या किया? अब तक हमने, अगर हम थोड़ा ओवरऑल देखें तो हमने एक आपकी एप्लीकेशन बनाई है रिएक्ट नेटिव में। जिस तरीके से सिमिलरली हमारे पास हम रिएक्ट में जब रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाते थे तो हमें सिंपल सा एक बेसिक सा प्रोजेक्ट बना के दे दिया करता था जो उसमें रिलेटेड उसकी फाइलें होती थी। रिएक्ट नेटिव में भी सिमिलर इसी तरीके से कि हमारे पास जो जब आप रिएक्ट नेटिव का प्रोजेक्ट बनाते तो आपको वो सिंपल सा एक जो है वो उसका एक आपको प्रोजेक्ट बना के दे देता है, ताकि आप उसमें अब अपनी मर्जी की जो भी चेंजेस करना चाहें वो आप कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप खुद से सारा प्रोजेक्ट बनाएं, उससे सारी फाइल इंस्टॉल करें। तो आपको एक डमी उसने प्रोजेक्ट आके दे दिया। अब हमने उसी प्रोजेक्ट में अपने हिसाब से चेंजेस करनी देखी। अच्छा, सिमिलरली सारा फाइल स्ट्रक्चर उसका वैसे ही होगा जैसे कि हमने यहाँ पे किया, कंपोनेंट्स का अलग फोल्डर बनाया है, सारी चीज़ें जो है तकरीबन सेम है, बस कुछ टेक्स्ट के नाम जो है वो थोड़े चेंज है और स्टाइलिंग जो है वो हम इसी पेज पे कर रहे होंगे। अच्छा, टैग टैग के नाम थोड़े बहुत चेंजेस है तो उसका तो हमारे पास मसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास पूरा एक डेडिकेटेड फॉर कंपोनेंट्स का पूरा पड़ी हुई है। वहाँ सब देते रहेंगे भाई कौन सा जो है, जैसे पी के टैग के लिए हमारे पास टैग्स है, और आपका इनपुट फील्ड के लिए हमारे पास टेक्स्ट इनपुट हो गया, इस तरीके से सारी चीज़ें हैं। तो थोड़ी बहुत चीज़ है, बाकी असल जो मेन चीज़ होती है आपके पास वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, स्टेट मैनेजमेंट वगैरह, प्रॉप्स वगैरह, और क्या कहते हैं आपकी रिडक्स वगैरह, सारे लाइफ साइकिल वगैरह सारी चीज़ें वो इसमें सब तरीके कार जो वो सेम ही ऐसे रिएक्ट के थे वैसे ही रिएक्ट नेटिव के हैं। अच्छा जी, अभी हमने इसमें क्या किया, अभी हमने इसमें एक टेक्स्ट फील्ड बनाई है और एक जो भी टेक्स्ट फील्ड हमें यानी इनपुट फील्ड बनाई है, और इनपुट फील्ड से जो भी डेटा आ रहा है उसको हमने एज अ पी के टैग में या यानी पैराग्राफ के शो में उसमें शो करवाने की कोशिश करी है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि भाई हमने वो, क्योंकि रिएक्ट की चीज़ है, रिएक्ट स्टेट सवाल होगी, तो हमने सबसे पहले उसको इंपोर्ट करवा लिया रिएक्ट और यूजर स्टेट वगैरह को। फिर जो कंपोनेंट मुझे इस्तेमाल करने होंगे रिएक्ट नेटिव में, ये कि पहले मुझे उसको इंपोर्ट कराना होगा। जब तक मैं उसको ऊपर इंपोर्ट नहीं कराऊंगा मैं उसको यूज नहीं कर सकता हूँ। तो जितने भी कंपोनेंट यानी जितने भी टैग जो है मैं रिएक्ट नेटिव में इस्तेमाल कर रहा हूँ उसको मैं पहले इंपोर्ट करा रहा हूँ।
तो अभी हमें यहाँ पे 3 यूज कर रहे हैं, टेक्स्ट इनपुट, टेक्स्ट और स्टैटशीट, इसलिए हमने पहले उसको रिएक्ट नेटिव से इंपोर्ट करवाया। तो जितने जितने मैं यूज करता रहूंगा मैं उसको पहले इंपोर्ट कराऊंगा। अगर मैं डायरेक्ट यूज करूंगा तो वो एरर दे देगा कि भाई टैग इज नॉट डिफाइंड, इस तरीके का कुछ दे देगा। फिर हमने क्या किया कि हमने फंक्शन कंपोनेंट बनाया हुआ है, तो जिस यूजलेस टेक्स्ट इनपुट के नाम से, जिसमें हम सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि हम बाय डिफॉल्ट जैसे हम स्टेट सेट करते थे, यानी स्टेट बनाते थे, हमने स्टेट बनाई कि भाई स्टेट का नाम क्या रखा हमने, वैल्यू, और अभी जो सेट स्टेट हमने रख दिया भाई सेट वैल्यू, और हमने कह दिया भाई इसकी बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू वो यूजलेस प्लेस होल्डर है। उसके अंदर हमने जिस तरीके से हमने अभी डिस्कस किया कि एक पैराग्राफ शो करवा रहे हैं, तो पैराग्राफ शो करवाने के लिए हमारे पास कौन सा टैग है, टेक्स्ट का टैग है। टेक्स्ट के टैग के अंदर कौन सी वैल्यू आ रही है, वही वाली वैल्यू आ रही है जो कि स्टेट की वैल्यू है। तो स्टेट में जो भी वैल्यू होगी उनके पास बाय डिफॉल्ट शो हो जाएगी। सबसे पहले जैसी एप्लीकेशन रन होगी तो मेरे पास चूंकि बाय डिफॉल्ट मैंने यूजलेस प्लेस होल्डर शो करा हुआ तो वो शो हो रहा होगा। उसके बाद मैंने क्या किया, इनपुट फील्ड बनाई है, टेक्स्ट इनपुट के टैग के जिस वजह से उसको स्टाइल दिया, कुछ एट्रीब्यूट डिफाइन करके। फिर मैंने बता दिया कि भाई ऑन स्टेट जैसे रिएक्ट में ऑन चेंज होता था, सिमिलरली इसमें ऑन चेंज टेक्स्ट होता है। ठीक है, कि भाई जब भी कोई इनपुट फील्ड वैल्यू चेंज हो तो मेरे पास कौन सा इवेंट फायर होता है, ऑन चेंज का इवेंट फायर होता था रिएक्ट में, इसमें ऑन चेंज टेक्स्ट का इवेंट फायर होता है। तो जैसे ही इनपुट में कुछ भी चेंज हो तो मैंने क्या बोला, भाई ऑन चेंज का टेक्स्ट का इवेंट फायर होगा, तो उसमें क्या करवाना है आपने, मैंने बोल दिया भाई सेट वैल्यू कर देना, जो भी टेक्स्ट में वैल्यू आ रही हो वो आप सेट वैल्यू कर दो, यानी स्टेट मेरी अपडेट कर दो। जब स्टेट अपडेट होगी तो ऑटोमेटिकली जो ऊपर मैं टेक्स्ट में वैल्यू शो करवा रहा हूँ वो मेरी जो है वो भी अपडेट होती रहेगी मीनवाइल। तो ये अभी हमने छोटा सा हमने यहाँ पे भी काम किया। सर जी 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 सर। सर अब जैसे हमें अगर हेडिंग इसमें शो कराना हो तो उसके अलग कंपोनेंट है, लाइक क्या हमने टेक्स्ट किया, टेक्स्ट के अंदर ही आप यूज कर सकते हैं, उसके स्टाइल सेट करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल उसका फॉन्ट साइज वगैरह बढ़ा दीजिए और आप उसके मदद से उसको एज हेडिंग अपीयर करवा सकते हैं। ठीक है सर, मतलब उसका अलग कंपोनेंट नहीं, हम स्टाइल नहीं, के जरिए चेंज कर सकते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है। अच्छा, रिएक्ट नेटिव के सिर्फ यही वाले कंपोनेंट्स नहीं बल्कि रिएक्ट नेटिव के बहुत सारे नेटिव कंपोनेंट्स लाइब्रेरीज, बहुत सारे कंपोनेंट लाइब्रेरीज हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने कंपोनेंट्स ओपन सोर्स बना के रखे हुए हैं। आप अपनी मर्जी के कोई सी भी कंपोनेंट लाइब्रेरी यूज कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो कोई एक सिंगल थर्ड पार्टी, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं यार ये मुझे ग्राफ बनाना है और ग्राफ बनाने के लिए आपको कंपोनेंट कोई खुद बनाना पड़े, तो उसकी वजह आप क्या करें, कोई कंपोनेंट लाइब्रेरी यूज कर लें। फॉर एग्जांपल आपने कहा हुआ यार कि मुझे अपने इमेज को कार्ड के जैसा इफेक्ट दिखाने के, जब यूजर्स पे क्लिक करे तो वो ऐसे रोटेट करे। अब वजह इसकी कि आप खुद लिखना शुरू करें, हो सकता है किसी सिंगल यूजर ने वो एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट बना के रखा हो, आप उसको अपने पास मॉड्यूल को इंस्टॉल करें और यूज करना शुरू हो जाइए। तो जैसे रिएक्ट के अंदर मल्टीपल लाइब्रेरीज हैं, बेतहाशा कामों की बेतहाशा लाइब्रेरीज हैं, इस तरह एक रिएक्ट नेटिव के अंदर भी बेतहाशा कामों की बेतहाशा लाइब्रेरीज हैं। इसको क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक आर्टिकल है, ये क्या कह रहा है, टॉप 11 रिएक्ट नेटिव कंपोनेंट लाइब्रेरीज टू यूज इन 2020। सेट्रिसबर्ग के नाम की एक लाइब्रेरी है, ये क्या काम करती है आपके पास, बेस्ट रिएक्ट नेटिव कंपोनेंट लाइब्रेरी अपने आप को कहते हैं। ये इनके पास बहुत सारे और भी इस तरह के पॉपुलर ब्रांड्स हैं जो इस वाली कंपोनेंट्स को इस वाली कंपोनेंट लाइब्रेरी को यूज करते हैं। रिएक्ट नेटिव एलिमेंट्स के नाम की एक फॉर एग्जांपल इसकी डॉक्यूमेंटेशन देख लें तो ये बता रहा है कि आपने ये यूज करना, आप कैसे यूज करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, ये वाले कंपोनेंट्स इनके पास के अवतार आपने यूज करना है तो आप इस तरह यूज कर लीजिए। आपको इस तरह का एक आइकन बना के दे देगा और ये यूज करने का तरीका बता दिया इन्होंने। आपने कार्ड बनाना है तो इस तरह कार्ड बनाने, लिस्ट बनानी है, लिस्ट बनाना है, कार्ड डिवाइडर बनाना है, तो इस तरह के अपने डिफरेंट तरीके हैं। इन्होंने इसके लिए बता दिया कार्ड डॉट टाइटल बना दे, कार्ड डॉट डिवाइडर बना दे, और उसके बाद यूजर्स के ऊपर लिस्ट के ऊपर राइट कर लें तो आपके पास इस तरह की यूजर्स की लिस्ट बन के नजर आ जाएगी। यूजर्स कहाँ से उठाए, उन्होंने यहाँ से उठा लिए। तो मतलब इस तरह बेतहाशा लाइब्रेरीज और बेतहाशा आपके पास तरीके हैं। इस तरह की देखिए, नेटिव एंड्रॉइड के अंदर आपके पास टेक्स्ट फील्ड दिखती हैं, ये बनानी है आपने, तो ये कंपोनेंट लाइब्रेरी इंपोर्ट करिए। और इसको कोई स्टाइल वगैरह भी नहीं दिया उन्होंने, डायरेक्ट जो डिफॉल्ट स्टाइल है उसके साथ रेंडर करा हुआ है बस। अभी ये लाइब्रेरी अपने पास प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल करिए। लाइब्रेरी इंस्टॉल करने के तरीके बताया वो उन्होंने गेटिंग स्टार्टेड के अंदर। ये लाइब्रेरी आपने इंस्टॉल कर ली, इस तरह इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल एक दफा हो गया तो फिर आप उसको इंपोर्ट करिए और यूज करिए, जैसे हमने रिएक्ट के अंदर करता है एक्जैक्टली उसी तरह कि हमने मटेरियल कंपोनेंट को या मटेरियल यूआई को एक्चुअली हमने इंपोर्ट करा था, इंस्टॉल करा था, इसको यूज करना शुरू करता, उसी तरह यहाँ पे काम होगा। रिएक्ट नेटिव ऐप एग्जांपल्स बिल्ड बाय पॉपुलर कंपनीज, यहाँ पे इन्होंने जो मशहूर एप्लीकेशंस की क्लोन बनाए हुए उसकी बनाए हुए, फॉर एग्जांपल उसकी उसको भी आपको बताया हुआ है। हाँ, एक एग्जांपल आपको इस तरह मिलती है कि बहुत से लोगों ने बनी बनाई एप्लीकेशन के क्लोन बनाए हुए। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि यार मुझे इंस्टाग्राम का क्लोन बनाना है, तो रिएक्ट नेटिव के अंदर उसने बना के दिखाया हुआ है। आप जाइए उसको देखिए, उसकी एप्लीकेशन को पढ़ें, स्टडी करें और उसकी मदद से आप उसी तरह की एग्जैक्टली की एप्लीकेशन बनाना शुरू कर सकते हैं, एटलीस्ट ऑन द फ्रंट एंड। ठीक है।
अच्छा, ये चीज़ें हो गई जनाब कंपोनेंट लाइब्रेरी से रिलेटेड। हमने हार्डवेयर से रिलेटेड बातें करनी है, हम आगे आने वाले टाइम में इंशाल्लाह करेंगे। कंपोनेंट लाइब्रेरीज हमने देख ली। मतलब आपकी मर्जी, आप यहाँ से कोई सी भी कंपोनेंट लाइब्रेरी इंस्टॉल करें और उसके साथ यूज करना शुरू हो जाइए जो आपको बेहतर लगती हो। ये पूरी एक लिस्ट मिली हुई है जो कि सिर्फ एक जगह है, और भी बहुत सारी जगहों में बहुत सारी लिस्ट मिलेंगी आपको। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये चैट कंपोनेंट के लिए आपको पूरे चैट कंपोनेंट खुद बनाने की जरूरत नहीं है। गिफ्टेड चैट के नाम के उन्होंने दिया हुआ है, डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल उनकी, वीकली डाउनलोड जो बता रहे हैं 25,000 लोग इसको डाउनलोड हर हफ्ते कर रहे हैं, यानी बहुत ज्यादा एक अच्छी चीज है जो उसको यूज कर रहे हैं लोग। ये इन्होंने उसका डेमो दे दिया कि यार इस तरह का एक चैट कंपोनेंट आ जाएगा कि जहाँ पर आप टाइप करते जाएं और वो इस तरह के यूजर ज्वाइन कर लें। इस तरह मतलब बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर। आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और फिर आप उसको कैसे यूज कर सकते हैं। मटेरियल यूआई है, मटेरियल यूज करना तो मटेरियल यूआई का कंपोनेंट है। मैप्स यूज करना तो मैप का कंपोनेंट है, लाइब्रेरी अलग बनी हुई है। लॉटी के नाम की एक डिजाइन सिस्टम है, ये एयरबीएनबी ने इंट्रोड्यूस करवाया था। इसको यूज करना तो आपने इसको यूज कर लीजिए। तो मतलब चीजें बेतहाशा हैं। अच्छा हाँ, मैं मेरे दिमाग में आया था राउटिंग। तो राउटिंग करने के लिए जैसे हम मटेरियल सॉरी रिएक्ट नेटिव यूज रिएक्ट डॉम राउटर यूज करते हैं, उसी तरह राउटिंग यहाँ से हम वही वाली सेम लाइब्रेरी यूज करेंगे, बस उसके डिफरेंट पार्ट्स को यूज करेंगे। यहाँ पे राउटिंग कैसे होती है, एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन के ऊपर आप मूव हो जाते हैं, तो वो राउटिंग कहलाती है। राउटिंग भी करवा सकते हैं बिल्कुल यहाँ पर। तो ये बहुत सारी चीजें हैं देखने के लिए, लेकिन बेस सबकी वही है, कंपोनेंट, एक रिएक्ट का कंपोनेंट। ठीक है, आपको कोई कंपोनेंट बनाना आ जाएगा तो फिर आप उसके अंदर यूज करने के लिए बेतहाशा चीजें आपके पास आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल, मैं अगर आपके पास इस तरह की एक्टिविटी इंडिकेटर है, एक्टिविटी इंडिकेटर क्या बताता है जनाब आपके पास, ये लोडर आपके पास फॉर एग्जांपल जो एक्टिविटी इंडिकेटर है, ये तो खैर बहुत बेसिक चीज है। कोर कंपोनेंट्स एंड एपीआईज, ये आपके पास बेसिक कंपोनेंट्स जो हैं वो सारे ये लिस्ट है। यूजर इंटरफेस से रिलेटेड ये हैं। लिस्ट बनानी तो ये तरीके आपके पास अवेलेबल है, इन पे क्लिक करते जाइए। फॉर एग्जांपल व्यूज, टेक्स्ट, इमेज, स्टाइल शीट, स्क्रॉल व्यू, टेक्स्ट इनपुट, ये बेसिक कंपोनेंट्स हैं। स्टाइल शीट को कैसे यूज करते हैं वो यहाँ से आपको बता देंगे। आपके पास स्टाइल्स को कैसे यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, तो चीजें बहुत सारी हैं, एक एक करके देखना शुरू करें। जो चीजें समझ में आ रही है, जो चीज उस वक्त आपको समझ में आ रही है, फ्लेक्स लेआउट आपके पास थ्रू आउट काम आएगा, तो फ्लेक्स लेआउट को देखना शुरू करिए। मैं अभी आपके लिए क्या कर सकता हूँ जनाब, मैं आपको छोटा सा डेमो कराने के लिए आपको अभी मैं करिए देता हूँ कि हम स्टार्ट करते हैं कंपोनेंट्स के साथ इसी प्रोजेक्ट के अंदर जो भी हमारा प्रोजेक्ट। अच्छा, ये चीज आपने देखी हो, अगर मैं जब तबिश बता रहे थे कि ये पूरी एक नेटिव एप्लीकेशन है आपके पास। यहाँ पे मैंने इस एप्लीकेशन को क्लोज करा, टर्मिनेट कर दिया, देन मैं ऑल एप्लीकेशंस के अंदर आया और यहाँ पे मेरे पास वो ऑसम एंड्रॉइड एप्लीकेशन यहाँ पे लिखी बनी हुई नजर आ रही है। जब तक मेरे पास टर्मिनल चलता रहेगा, ये वाला टर्मिनल ऑन है मेरे पास जहाँ से मैंने कोड एग्जीक्यूट करा था, तब तक मैं इस वाली एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकता हूँ। हाँ, एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है या इंस्टॉल करना है इस वाले फोन के अंदर, तो उसका तरीका ये होता है कि एप्लीकेशन बिल्ड करनी पड़ेगी, बिल्ड करके डिप्लॉय करनी पड़ेगी, तो आपके फोन के अंदर ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी। लेकिन वो तब करेंगे जब एक दफा आपके पास एप्लीकेशन फाइनल स्टेट में पहुंच चुकी है, ये किसी फाइनल शेप में आ चुकी है। अभी हम क्योंकि बहुत बेसिक शेप में, मतलब हमें बार बार चेंज करना है, तो बार बार बिल्ड करने से बेहतर है इसको रन टाइम पे चलाते रहिए ताकि आपके चेंज फौरन आपको देख सकें। तो लेट मी ऐड फ्यू कंपोनेंट्स टू दिस एप्लीकेशन। मेरे पास जनाब कोर कंपोनेंट्स के अंदर फॉर एग्जांपल मैंने बटन्स की बात कर ली। हम बटन्स की बात कर लेते हैं कि मुझे कुछ बटन ऐड करना है और बटन क्लिक पे मुझे कुछ काम करवाना है। तो मैंने क्या करा जनाब 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 मैंने काम ये करा कि मैंने बटन को इंपोर्ट करवाया रिएक्ट नेटिव के अंदर से, और जब मेरे पास एक दफा बटन इंपोर्ट हो गया तो फिर मैंने बटन के ऊपर टाइटल दिखा दिया, अपने टाइटल क्या दिखाना और प्रेस करने पे मुझे क्या काम कराना है, तो ये काम भी करवा लिया। अलर्ट भी इसने इंपोर्ट करवाया यहाँ से। ठीक है, तो मैं ये आपको करके दिखा देता हूँ अभी फिलहाल जल्दी से। कंट्रोल, इसको मैं अंडू कर दूँ। मैं यहाँ पर आया अपने कोड के अंदर, हमने यहाँ पे आके जनाब बनाया एक बटन का कंपोनेंट। बटन को मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा रिएक्ट नेटिव से, और साथ साथ मैंने अलर्ट को भी इंपोर्ट कर लिया रिएक्ट नेटिव से। बटन के ऊपर क्या आएगा, मेरे पास एट्रीब्यूट से टाइटल का था और ऑन प्रेस का बटन था, तो टाइटल मेरे पास लिखा हुआ नजर आएगा, तो मुझे इसको सेल्फ क्लोजिंग बनाना चाहिए। टाइटल इक्वल्स टू, और ये हार्ड कोड मैंने दे दिया फॉर एग्जांपल क्लिक मी टू नोटिफाई, और यहाँ पे मैंने कह दिया ऑन प्रेस के नाम का इवेंट आता है, जैसे वहाँ पे ऑन क्लिक होता था, यहाँ पे ऑन प्रेस के नाम का इवेंट है।
और ऑन प्रेस के अंदर मैंने क्या कहा जनाब, मैंने एक एरो फंक्शन के अंदर आके बता दिया अलर्ट जो मैंने इंपोर्ट करा उसके अंदर से अलर्ट करा रहा हूँ। इसके अंदर कंफर्म भी होता है अलर्ट के अंदर, अलर्ट डॉट अलर्ट भी होता है, अलर्ट डॉट कंफर्म भी होता है, अलर्ट डॉट इस तरह 2-3 चीजें होती है इसके अंदर। हेलो फ्रॉम रिएक्ट नेटिव ऐप, सेव करवाया, क्लिक मी टू नोटिफाई, और मेरे पास यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट अलर्ट होता है एंड्रॉइड का, वो मेरे पास एक मैसेज आ गया जिसको मैंने ओके कर रहा हूँ तो वो चले जा रहा है। क्लिक करा, मैसेज आया, ओके कर दिया, चला गया। इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं बहुत सारी। अब आपकी सोच है, फॉर एग्जांपल हम क्या बना सकते हैं, एक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, तो एक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर क्या होगा, मेरे पास कुछ बेसिक फॉर्म्स होंगे और वो फॉर्म्स किसी जगह पोस्ट करूंगे डेटा, देन वो डेटा कहीं से आके उसकी लिस्ट दिखती होगी, फिर लिस्ट के अगेंस्ट में कोई एक यूजर का स्पेसिफिक डेटा दिखता होगा। तो इस तरह के कोई काम कराना बहुत सिंपल है कंपैरेटिवली। आपने फॉर्म बनाना है, फॉर्म बनाने के लिए आपने टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट मल्टीपल टेक्स्ट इनपुट्स बनाने पड़ेंगे, बटन बनाने हैं, फॉर्म को सबमिट कराने के लिए बटन बनाना देख लिया आपने, डेटा सर्वर तक पहुंचाना है तो सर्वर तक डेटा पहुंचाने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, डेटा सर्वर तक पहुंचाने के लिए आपको फेच या एक्सियोस को यूज कर लेंगे उसी तरह, और अपने पास सर्वर कहीं डिप्लॉय होना चाहिए ताकि आपको एक स्पेसिफिक एंड पॉइंट मिल सके, ताकि आप उस सर्वर को हिट करवा सकें, क्योंकि ये एक वर्चुअल मशीन के अंदर चल रहा है ये सारा काम। तो आप यहाँ से लोकल होस्ट आप एक्सेस नहीं कर सकते, आपकी एक्चुअल मशीन का लोकल होस्ट डिफरेंट है और इसका लोकल होस्ट डिफरेंट है, तो लोकल होस्ट के ऊपर डिप्लॉय करके आप इसको सर्वर तक हिट नहीं करवा पाएंगे। तो अगली क्लास में हम क्या देखने वाले हैं, अगली क्लास में हम पहले बेसिक से कुछ कंपोनेंट्स को यूज करेंगे, दोबारा एक फॉर्म टाइप की एप्लीकेशन बनाएंगे, राउटिंग देखेंगे इंशाल्लाह पहले, और फिर अपनी फॉर्म के अंदर जो हमने काम करा होगा उसको हम पोस्ट करेंगे किसी एड्रेस के ऊपर। पोस्ट करने के लिए एड्रेस के ऊपर हमें अपनी एक बेसिक सी नोट जेएस की एप्लीकेशन होगी, उसको हम कहीं पे होस्ट कर लेंगे फॉर एग्जांपल, और होस्टेड एप्लीकेशन को हम क्या करेंगे, फ्रंट एंड से डेटा भिजवा कर ये देखेंगे कि वो कैसे काम करती है। ठीक है, तो कल हम क्या करने जा रहे हैं जनाब, कल हम एक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम टाइप की चीज बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें पहले हम रिएक्ट नेटिव के साथ खेलते रहेंगे थोड़ी देर, फिर हम शिफ्ट कर जाएंगे नोड.जेएस के ऊपर और उसको डिप्लॉय करेंगे, और डिप्लॉय जब एक दफा हो जाएगा तो फिर रिएक्ट नेटिव से फ्रंट एंड से हम सर्वर तक डेटा पहुंचा के देखेंगे कि सर्वर कैसे काम करता है फिर। ठीक है जी, कल इंशाल्लाह 3 घंटे क्लास है हमारी, तो कल हमारे पास ये वाला काम बेसिक सा वर्जन तो एटलीस्ट हम बना सकेंगे, फिर उसको देखेंगे कैसे उसके अंदर मजीद स्क्रीन ऐड करनी है और कैसे अपना मजीद काम करना है। आज की क्लास में यहाँ रैप करूंगा। आपको कुछ कमेंट्स हो, कुछ रिव्यूज हो, कुछ सवाल अगर हो तो मुझे बताइए प्लीज, मैं उसको कोशिश करूंगा रिप्लाई कर सकूं। आज क्लास यहाँ तक रुकेंगे। हैव अ गुड डे। रिकॉर्डिंग में थोड़ी देर में आपके लिए अवेलेबल कराता हूँ। अल्लाह हाफिज।